हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 2 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। और इसमें बेटा आज हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ना है। बायोगैस प्लांट को पढ़ना है और मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को रिवाइज करूंगा। मैंने अर्ली 10-15 मिनट पहले इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को रिवाइज कर सकूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। मैंने आपको कहा था कि मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोबारा से एक बार रिवाइज कराऊंगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं उसको। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके लिखो और थोड़ा सा टाइम दो मुझे चीजों को दोबारा से मैनेज करने के लिए। आपके लिए आप में से कुछ एक बच्चे मुझसे नाराज हैं, मुझे बिल्कुल 100% पता है इस बात का, लेकिन बेटा थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा ना। अब जैसे अगर कल आपकी कोई क्लास एक्स्ट्रा नहीं है तो कल से हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन अलग समय पर होगी, जो कि 9:30 बजे के आसपास स्टार्ट होगी। अब मुझे ये सब कोई मैसेज नहीं किया किसी से कि सर हमारा डिनर टाइम था, सोने का टाइम था, वो सब नहीं करना। हम प्रॉपर रिवीजन 9:15 या 9:30 मैं क्लास लगा के आपकी स्टार्ट करूंगा। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके लिखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? हाँ, एक्स्ट्रा लेक्चर बेटा आपको देंगे एक खाना, एक जो आपका छूटा है लेक्चर वेडनेसडे का, वो आपको देंगे आपको। और वो मतलब उस दिन कानपुर जाना था और मुझे पता चला था, मैं आपका जब लेक्चर ले रहा था लास्ट, आपको याद करो ट्यूसडे को आपका लेक्चर ले रहा था, तो रात को 9:30 बजे मुझे पता चला। मैं 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर पाया, तीसरा कर नहीं पाया। ठीक है, इसलिए था। और मैं आपको लाइव नहीं कराना चाह रहा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, नहीं तो मैं इसे रिकॉर्ड करके दे देता। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मुझे 9:30 बजे आपका लेक्चर फिनिश हुआ है, 9:15 हो रहा था, तब पता चला है 9:30 के आसपास। फिर नेक्स्ट डे मान लो सुबह निकलना है 8:30 बजे, कितने घंटे आप देख लो, सोते सोते सारा फिक्स होते हुए 12 बज गया। सो के उठे हैं 3:30-4 बजे सुबह, फिर 2 लेक्चर रिकॉर्ड करके फिर गए हैं, है ना। लेक्चर 2.0 का यकीन कर पाया था, आपका नहीं हुआ था। और मैं आपका करना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि आपको लाइव डिस्कस करना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ठीक है, हाँ, क्लियर है। हाँ, तो जो ऐसा घुमा घुमा के बेटा में बात नहीं करता ऐसा कि ये था वो था, वो एग्जैक्ट आपको बता दिया मैंने। ठीक है, आप में से सबको पता ही रहता है कि मतलब उसी वक्त आपको याद हो, लास्ट में थोड़ा सा मुझे फोन मेरा काफी मुझे देखना पड़ रहा था, है ना। हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें बेटा। स्टार्ट करें फटाफट से हमारा आज का लेक्चर। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा फोकस करेंगे। चैट में आपकी तबीयत को आप चैट होकर मेरी बात सुनो ध्यान से। लास्ट हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट किया है, इससे भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में, तो एकदम फोकस करके सारी बातें सुनो। तो आज का जो मेरा टारगेट है बेटा, मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ाना है, इसलिए आज के गोल में पहले मैं तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कराऊंगा। बायोगैस प्लांट में कुछ पढ़ाने का तो है नहीं, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ज्यादा है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आज का गोल है। और उसके साथ मैं रिवीजन करने वाला हूं आपकी ह्यूमन वेलफेयर की, क्या नाम है आपका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले मैं आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा देता हूं और उसके बाद हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रिवाइज करते हैं, या पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी करते हैं। तो स्टार्ट इसी से कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, नया टॉपिक है, फिर उसके बाद हम लोग कुछ पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करें फटाफट से। क्लियर, स्टार्ट करें बेटा। ठीक है, वैसे आज से नहीं करेंगे क्योंकि शायद पता नहीं पंकज सर भी लेने वाले हैं, ऐसा कुछ मुझे पता चला था, तो मेरे को क्लियरिटी नहीं हुई थी कि क्योंकि मेरी क्लास 5 बजे का लग गया, तो मैं कल का ही लूंगा। और मैं बेटा आगे क्या नाम है, डेली कोशिश करूंगा आपको डेली लगा के क्लास 9:30 बजे की, इवन मंडे को भी लगा के। कमिंग वीक में सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस रिवाइज करूंगा, आप साथ में बने रहना, मैं करा दूंगा। ठीक है, परेशान मत होना बहुत ज्यादा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, पूरा पूरा पढ़ के आना, ऐसे मत आना, बिना पढ़े मत आना। चलो स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, हमने बेटा जो डिस्कस किया है व्हाट इज माइक्रोब्स, है ना, व्हाट इज माइक्रोब्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा था, मैं रिवाइज कर रहा हूं लास्ट लेक्चर। मैंने आपको सिंपल याद रखना, बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड, आपको समझ आ रहा है, प्रोटोजोआ, इनको माइक्रोब्स कहते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरॉइड, प्रायोन्स, इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं, वायरस, वायरॉइड। अब आ जाओ आगे। हम कैसे पढ़ते हैं किसी भी माइक्रोब को, या तो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या हम क्या करते हैं, उनको कल्चर करते हैं। कल्चर का मतलब होता है आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करना। उसकी हम कॉलोनीज या तो आई से देख सकते हैं, निकेड आई से कॉलोनी दिख जाती है। उसके बाद आपको कहां पढ़ना, इसका हाउस होल्ड प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया था हमने। ठीक है, हमने ये चीजें डिस्कस करी थी, इसमें हम यहां पढ़ते प्रोडक्ट्स में, है ना। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले मैंने आपको कर्ड मेकिंग बनाया था। तो कर्ड मेकिंग में मैंने क्या बताया था, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसे एलएबी कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वहां क्या याद रखोगे, मिल्क जो होता है उसमें हमारे पास पानी भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होती है। हमारे पास जब उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या जिसे हम कहते हैं एलएबी, वो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, उसमें लैक्टोबैसिलस आता है। वो क्या करता है बेटा, वो बेसिकली मिल्क के अंदर जो हमारे पास कैसीन प्रोटीन है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करता है। याद रखना, कैसीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद वो क्या होता है, मिल्क कोगुलेट जम सा जाता है, तो उस वजह से कर्ड मेकिंग हो जाती है। क्लियर, कर्ड बनाने के लिए टेंपरेचर 20 से 25 डिग्री चाहिए। इनोकुलम, इनोकुलम मतलब स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल मुझे देना पड़ेगा बैक्टीरिया थोड़ा सा, और मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कर्ड के 2 बेनिफिट थे वहां पर, एक विटामिन B12 बनाता है, और दूसरा देखो, फर्स्ट हो गया विटामिन B12, और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, कर्ड मेकिंग का सेकंड हमने बताया, फर्स्ट बताया विटामिन B12 बनाता है, और सेकंड हमने आपको क्या बताया बेटा, सेकंड बताया इट चेक ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। यहां तक समझ में आ रही है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब का ग्रोथ जो है चेक करेगा बेटा। आप में से बहुत बच्चे कई बार इस बात को लेके मतलब मेरे को खुद भी खराब लग रहा है ना, कई बार ऐसा लग रहा है कि हम आपको मतलब उतना टाइम पीछे नहीं दे पाए। अब आ गया टाइम कि आपके साथ लास्ट तक आपकी क्लास मान लो मनीष दुबे सर के पास भी जाएगी, उनके साथ मेरी अच्छी बातचीत हो रही है कि कैसे आपको कराना है नीट के लिए, 11 कैसे रिवाइज करनी है, वो सारा मैं उनके साथ मिलकर करूंगा। तो मेरी उनसे प्रॉपर ट्यूनिंग इस तरीके को लेकर बच्चों को कैसे कराना है, तो अब उनकी क्लास भी जाएगी, तो मैं साथ में पढ़ाता रहूंगा। मेरी क्लास चलेगी तो वो भी पैरेलल में आपको कुछ ना कुछ कराते रहेंगे, ये जरूर होगा टिल आपका नीट ना हो जाए। ठीक है, क्लियर। चलो यहाँ पे आओ, दूसरी चीज मैंने की थी चेक ग्रोथ हो गया। उसके बाद बताया था फर्मेंटेड प्रोडक्ट। फर्मेंटेड प्रोडक्ट में एक ब्रेड बताया था आपको, एक बताया था इडली डोसा। याद रखना, इडली डोसा में बैक्टीरिया लिखा हुआ है। ब्रेड मेकिंग में आता है आपका बेकर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट का नाम था सैकेरोमाइसिस सर्विसिएई। सैकेरोमाइसिस सर्विसिएई क्या था बेटा, बेकर्स यीस्ट था। याद आ गई बात आपको। फिर उसके बाद फर्मेंटेड प्रोडक्ट में क्या था, टोड़ी। टोड़ी याद है, टोड़ी जिसे किसी हम लोग गांव में कहते हैं ताड़ी। टोड़ी क्या होता है, पाम का ट्री होता है, उस पर एक मटका जैसा लगा देते हैं, फर्मेंटेड सैप। तो आप टोड़ी कैसे याद करोगे, इट इज फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाम ट्री, है ना। पाम ट्री से सैप, सैप मतलब सॉल्यूशन, SAP सैप, सैप मतलब सॉल्यूशन। उसके बाद क्या बताया था, फर्मेंटेड सोयाबीन, बैम्बू की स्टेम और फिश। क्लियर। फिर मैंने आपको यहां पर पढ़ाया था बेटा वो चीज कैसे बनाते हैं। चीज मैंने बताया था कि दूध को पहले फाड़ लेते हैं, फाड़ने का मतलब डीनेचर कर लेते हैं, उसके बाद उसका पानी रिमूव कर देते हैं, उसे सॉल्टेड करते हैं, और आखिरी स्टेज में मैं कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐड कर रहा हूं, इससे उसका टेस्ट, टेक्सचर, फ्लेवर डिसाइड होता है। अगर मैं उसमें प्रोपाइनियोबैक्टीरियम शर्मेनाई ऐड करता हूं तो स्विस चीज बनता है जिसमें होल बड़े बड़े हैं, और अगर मैं उसमें फंजाई ऐड करता हूं जिसका नाम पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई है तो रॉकफोर्ट चीज बनता है। तो फाइनल स्टेज में आप क्या ऐड करते हो इस बात पर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने आपको इथेनॉल बताया था। फर्मेंटेड में हमने अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात की थी। मैंने आपको बताया था वो बड़े से बर्तन जहां आप इथेनॉल बनाते हैं उन्हें फर्मेंटर कहा जाता है, उनमें एनारोबिक हम ब्रेक डाउन करते हैं। अब मेरे को फर्मेंटेशन किसकी करते हैं, शुगर सॉल्यूशन की। वो मुझे कहां से मिलता है, ग्रेन से। बार्ले क्या, जौ का जो ग्रेन होता है, जो दाने होते हैं, उनमें स्टार्च होता है। उस स्टार्च से आप ग्लूकोज बनाते हो। आप सुनते रहो ध्यान से, स्टार्च से ग्लूकोज बनाते हो, उस ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हो। सारे फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, और ग्रेप्स जो होता है उसमें ग्लूकोज होता है, इसलिए इथेनॉल ग्रेप्स की बनाई जाती है। आप समझ लो ध्यान से। और फिर शुगर केन से भी बना सकते हैं। मैंने आपको कहा था अगर ग्रेप से बनाते हैं तो उसे वाइन कहते हैं, और अगर बार्ले से बनाते हैं तो बियर कहते हैं, और फिर अगर उसको डिस्टिल करेंगे तो वाइन का डिस्टिल प्रोडक्ट बी से लो, डब्ल्यू को बी से लो तो ब्रांडी आएगा, और फिर बियर का मतलब जो आएगा वो डब्ल्यू आएगा, विस्की आएगा। ऐसे करना है।
है ना। वाइन का डिस्टिल प्रोडक्ट क्या आएगा, वाइन डब्ल्यू से ना, बी से कर लो, ब्रांडी कर लो, और फिर बियर जो है उसका डिस्टिल प्रोडक्ट किससे आएगा, डब्ल्यू से आएगा, उसको विस्की कर लो, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पोटैटो वगैरह से तो वोडका बनती है, और रम हमारे पास किससे बनती है, शुगर केन से। तो कौन सा अल्कोहलिक बेवरेज बना रहा है, कौन, सैकरोमाइसिस, ये डिपेंड करता है रॉ मटेरियल पे। आप ग्रेन यूज कर रहे हो कि शुगर केन का मोलास यूज, मोलास क्या होता है, शुगर केन का जो अंदर का व्हाइट वाला पार्ट होता है, मोलास कह रहे हैं, वो यूज कर रहे हो, या आप क्या यूज कर रहे हो बेटा, आप वो भी यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे, पोटैटो वगैरह, वो भी उस पर डिपेंड करता है, और वो डिस्टिल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एंटीबायोटिक बताए थे। एंटीबायोटिक एक ऐसे केमिकल होते हैं जो ग्रोथ को या तो डिक्रीज करते हैं या ऑर्गेनिज्म को, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। एंटीबायोटिक कौन बना सकता है, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों। तो माइक्रोब वर्ड यूज करेंगे, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब, इट कैन किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब। एंटी का मतलब हो गया अपोजिट, और अपोजिट बायोटिक मतलब लाइफ, तो लाइफ के अपोजिट है, एंटीबायोटिक मतलब लाइफ के अपोजिट है, बट इन रियल ये प्रो लाइफ होता है। प्रो लाइफ मतलब लाइफ के लिए होता है। कुछ बच्चे हो सकता है 1-2 मिनट लेट ज्वाइन किए हो, उनके लिए बता दूं, मैं पुराना रिवाइज कर रहा हूं, अब मैं नया पढ़ाने जा रहा हूं। एंटीबायोटिक जो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बाय मिस्टेक डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नाम बताओ उसका, स्टेफाइलोकोकस पे। उन्होंने देखा कि जो अनवॉश प्लेट होती है स्टेफाइलोकोकस पे, उस पे फंजाई जहां ग्रो किया वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया, जहां फंजाई ग्रो किया वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। किसने किया ये बेटा, स्टेफाइलोकोकस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस पर बेटा, स्टेफाइलोकोकस पे कौन कर रहे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाद में अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे ने उसको एज एंटीबायोटिक यूज किया सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो उनको नोबेल प्राइज दिया। उसके बाद बेटा हमने देखा कि बहुत सारी डेडली डिजीज के लिए एंटीबायोटिक, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, इंसुलेप्रोसी, इनके लिए क्या यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। फिर हमने आपको कुछ प्रोडक्ट बताए, मैंने आपको 4 एसिड बताए थे। सबसे पहले देखो नाम से पता चल जाएगा, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिक, नाम मैच कर रहा है। उसके बाद आपको पता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। एक फंजाई से एसिड बनता है सिट्रिक एसिड, कौन बनाता है, एस्परजिलस नाइगर। डन है, बिल्कुल डन, आगे करते हैं। ये बता दिया आपको। उसके बाद मैंने क्या बताया बेटा, सुन लो ध्यान से, वो बता दिया। अब उसके बाद मैंने आपको ये बताया एस्परजिलस नाइगर, है ना, एस्परजिलस नाइगर बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से बताए थे, लाइपेज, लॉन्ड्री में यूज करते हैं क्योंकि ऑयल को डाइजेस्ट करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्लॉट को बस्ट कर देता है, वो ब्लड क्लॉट में फंसेगा नहीं, तो किससे बचा देगा, हार्ट अटैक से बचाएगा, है ना। जब हार्ट अटैक आता है तो उसके रीजन होते हैं कि किसी वजह से वो ट्यूब ब्लॉक हो गई है। एक रीजन ये हो सकता है जिसमें टिश्यूज जो होंगे डैमेज होंगे, अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, लंग्स सॉरी हार्ट के जो सेल्स हैं उनको डैमेज होने से बचाना है मुझे, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर कोई क्लॉट बन रहा होता है वो मतलब डाइजेस्ट मतलब वो टूट जाता, खत्म हो जाता है क्लॉट, है ना, ये चीज करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या था, हमने कोई एंजाइम बताए थे आपको, स्ट्रेप्टोकाइनेस, लाइपेज, फिर जाइनेज बताए थे एथेनॉल के लिए ना, और एक था पेक्टिनेज और प्रोटीज। पेक्टिनेज प्रोटीज क्या करते हैं, बताओ पेक्टिनेज प्रोटीज बताओ, याद आया, है ना, बॉटल्ड जूस को क्लियर करना, क्लियर बॉटल जूस, क्या यहां तक याद है, कुछ करेंगे रिकॉर्डेड नहीं लाइव है ना। अब हम यहां से आगे चलेंगे, यहां तक याद आ गया सबको, है ना। स्वप्नी तुम्हारे क्या याद बताओ, हाँ वो बताओ बेटा, आगे बताओ। ब्रीवर सैक्रोमाइसिस को कहते हैं, और बॉटल्ड यीस्ट किसको कहते हैं, सॉरी बेकर भी सैक्रोमाइसिस को कहते हैं। क्लियर है, 15 मिनट्स लेफ्ट होने, हाँ चले आगे चले, हाँ आगे चले, ठीक है बेटा। फ्रूट बॉटल जूस, हाँ बेटा केवीपीआई का मुझे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, ये सब चैप्टर रिवाइज करो, ये काम आएंगे। चले आगे, रिकॉर्डेड नहीं है। निखिल, सिद्धार्थ, हाँ एक पूछ रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट के, क्या पूछ रहा है, चले एक्सप्लेन माउल्ड। माउल्ड बेटा फंजाई को कहते हैं, फंजाई को माउल्ड कहते हैं, बच्चे ने पूछा माउल्ड फंजाई को। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एक्स्ट्रा क्लास कर रहे बेटा, आज क्लास 5 बजे शुरू करिए, तो मैं कोशिश ये किया करूंगा कि आपकी जो ये वाली क्लासेस है आपकी जो ले सकते हैं अदर डे को, जैसे एक होती है ना आपकी वेडनेसडे को भी है, सॉरी ट्यूसडे को होती है ना क्लास आपकी, ट्यूसडे को भी होती है ना मेरे साथ पहले फर्स्ट उसमें, तो ट्यूसडे वाली क्लास जो रहेगी वो उसको 5 से स्टार्ट कर लेंगे, 15 मिनट पहले स्टार्ट कर लेंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, 15 मिनट बाद में एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, तो रिवाइज भी सिलेबस भी फास्ट करेंगे और आपको रिवाइज भी करेंगे। रिवीजन क्लास कल से स्टार्ट करें 9:30 बजे, 9:15 बजे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें, है ना, मेरी क्लास के बाद ही होगा। आ जाओ भाई, आओ भाई कहानी देख लो जरा जल्दी से, चलो आगे पढ़ेंगे। जो बच्चे मेरी तरफ नहीं देख रहे, ट्राई कर दूंगा उनकी, ध्यान से देखो। हाँ बेटा क्लास पहले शुरू करने का नोटिफिकेशन आपको भिजवा दिया था, यदि नहीं मिला उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और मैं नेक्स्ट टाइम से 5 बजे शुरू करने की कोशिश करूंगा। आप भी समय से जुड़े, और मैंने अभी तक आगे का नहीं पढ़ाया, सिर्फ रिवाइज किया है, इसके लिए मैं बड़ा क्षमा चाहता हूं आपसे, है ना, जो बच्चे बुरा मान रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो जल्दी से, ठीक है चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास ये टेबल, मैंने 3 टेबल बनाई आपके लिए, एक ये पीछे 2 बनाई, तो एक ही है। नेम ऑफ केमिकल, केमिकल का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। ये केमिकल किस माइक्रोब से मिलता है, वो फंजाई है, सबसे पहले ध्यान रखना फंजाई है। फंजाई का नाम है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा जीनस है। पॉलीस्पोरम, ये आ जाता है बेटा, टेबल आएगी स्कूल के एग्जाम में, पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम है इसका पूरा। टाइप क्या है बेटा, ये मतलब बेसिकली, अच्छा ये मैं टाइप के लिए तो बनाई थी, यहां लिख देते हैं। टाइप मतलब फंजाई है ना, ये फंजाई है। रोल क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए एक्चुअल एक्जेक्टली क्या होता है, इसका इंजेक्शन आता है बेटा, बहुत कॉस्टली, अराउंड 30,000 पता नहीं इतने का आता है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। हमारे पास क्या होता है, मैं आपसे अगर पूछूं, मुझे बताना याद आएगा आपको, ग्राफ्ट रिजेक्शन में हमारे पास सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है। आपने पढ़ा एनसीईआरटी में कि जो सेल्स के थ्रू एक इम्यूनिटी होती है वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने में काम करती है, उसे कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है, तो हमने यहाँ पे लिखा साइक्लोस्पोरिन ए, यहाँ लिखा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई। तो साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनो क्या है, सप्रेसिव एजेंट है। मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा इम्यून सिस्टम को, सप्रेस करेगा इम्यून सिस्टम को, सो दैट ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो। अब ये क्या होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, मतलब ये कहां हेल्प करेगा, हेल्प इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो कहीं ना कहीं इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, और आपको मैं बता देता हूं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर कुछ मंथ मान लो या कुछ दिन तक लगातार ये इंजेक्शन लगता है, ताकि मान लो किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, वो रिजेक्ट ना हो जाए। रिजेक्शन करने का मतलब क्या, हमारी बॉडी किसी और की किडनी को रिजेक्ट करके नॉन सेल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देगी। उसमें हमारे पास सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है, उस इम्यूनिटी को समहाउ सप्रेस करते हैं। इसका एक नुकसान ये होता है कि उस पर्सन को अदर इन्फेक्शियस डिजीज लगने के चांस होते हैं, इसलिए उसको जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसको काफी हाइजीनिक तरीके से खुद को रखना पड़ता है, और काफी ज्यादा हाइजीनिक मतलब एनवायरमेंट में उसे रहना पड़ता है। तो हमारे पास क्लियर है, हम यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन ए क्या है आपको बता दिया। दूसरा केमिकल हमारे पास है, दूसरा केमिकल है स्टैटिन। केमिकल का नाम है स्टैटिन।
वो मुझे मिलता है एक ऑर्गेनिज्म से, ईस्ट है वो, ईस्ट मतलब फंजाई ही होता है, मोनस्कस परप्यूरियस। अपनी कॉपी में दो दो बार नाम लिख लो इनके, अच्छा रहेगा। स्टैटिन मिलता है मोनस्कस परप्यूरियस से, ठीक है, क्लियर। और ये भी क्या है, ये ईस्ट है बेटा, ईस्ट भी फंजाई होती है, ईस्ट भी क्या होता है, फंजाई होता है। अब स्टैटिन मिला है इससे, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए हो गया जो मिला है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, फंजाई है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हो गया। स्टैटिन जो मिला है वो किससे मिला है बेटा, स्टैटिन मिला है, समझ लो ध्यान से, स्टैटिन मिला है मोनस्कस परप्यूरियस से, ईस्ट है ये क्या करता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल लो करता है, कोलेस्टेरॉल लो करता है, लोवरिंग एजेंट है, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है। मेरी बात सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है। स्टैटिन ड्रग हमारे ब्लड में जाती है और उस एंजाइम के साथ कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है, कंपटीशन करती है, कंपटीशन समझ लो, उसको बनाने नहीं देती। देखो ये एंजाइम है, इस एंजाइम से कोलेस्ट्रॉल बनता है, जैसे मान लो ये एंजाइम है, ध्यान से देखो भाई, देखेंगे सारे, ये एंजाइम है, इस पर ये चीज लगती है और इससे मान लो कोलेस्ट्रॉल बनता है। लेकिन इस एंजाइम पर इसको लगने ना दे, कोई केमिकल मतलब एक तरीके से फैटी एसिड होता है, उसको लगने ना दे, उससे कंपटीशन करे। कौन करेगा कंपटीशन, कौन करेगा, स्टैटिन। और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो मुझे ये चीज समझ में आना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, इट कंपीट विद सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बाइंडिंग। एंजाइम का नाम देंगे रखा पर मैं लिखवा देता हूं, HMG-CoA रिडक्टेज, ये एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। एंजाइम बाइंडिंग, एंजाइम पर लगने के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, याद हो जाएगा। तो पहला केमिकल साइक्लोस्पोरिन है, माइक्रोब टाइप रोल, स्टैटिन मोनस्कस परप्यूरियस ईस्ट। डायरेक्ट आपको ये लाइन याद करनी है, ये वर्ड याद करना है, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, यहां याद करना है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, क्या आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बिल्कुल, दो बार लिखो, याद हो जाएगा। सही है, लैग नहीं है, लैग हुआ है, नहीं लैग नहीं हुआ, लैग नहीं हुआ बेटा, चलो याद। विवेक, सौरभ, प्रज्वल, विवेक, छोटा लैग था। अरे लाइफ में लैग आते रहेंगे आप, तुम क्यों घबरा रहे हो। फुल फॉर्म HMG नहीं करना बेटा, तुझे फुल फॉर्म नहीं करनी, तो सिर्फ एंजाइम का नाम करना है, HMG फैटी एसिड वगैरह होता है, HMG-CoA रिडक्टेज नाम है, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, चलो आगे चलते हैं बेटा। ये बहुत बार आता है, मैं आपको बताता हूं, नीट में भी। एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया एंजाइम वाला, ये तीन एंजाइम और ये एक टेबल ये होगी। देखो तीन टेबल बनेंगी, एक टेबल ये और इसको मिलाकर एक काउंट कर रहे हैं, ये दूसरी टेबल ये हो गई, और एक एसिड वाली टेबल ये तीन टेबल अगर आप 5-5 बार लिखोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, मतलब मार्क्स आएंगे नीट में भी, बोर्ड में भी 5-5 बार लिखो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हाँ आगे चल रहे बेटा, ठीक है, आगे चल रहे हैं। लास्ट वन रिपीट कर दूं बेटा, रिपीट क्यों करवाता है मुझसे, मैं कह रहा हूं कि स्टैटिन एक केमिकल है जो इसने बनाया है माइक्रोब ने, और वो ईस्ट है। ईस्ट क्या होती है, फंजाई, कोलेस्ट्रॉल लोविंग एजेंट। देखो मैं कैसा क्वेश्चन भी बना सकता हूं आपसे, क्वेश्चन ऐसा बना देता हूं, चलो एक क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा, देखो जरा फटाफट से, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फ्रॉम फंजाई। फर्स्ट स्टैटिन एंड साइक्लोस्पोरिन, उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, थर्ड जाइमेस सिट्रिक एसिड, फोर्थ मान लो जाइमीज लिख देते हैं, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी करो भाई। स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे है, ये फंजाई से है दोनों, जाइमेज ईस्ट से मिलता है मुझे, ईस्ट क्या है, फंजाई है। सिट्रिक एसिड हमने किससे बनाया था, एस्परजिलस नाइगर, वो भी फंजाई थी। ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्लियर है, सेकंड आएगा। स्ट्रेप्टोकोकस हो गया ना, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, क्या नाम था, स्ट्रेप्टोकोकस। तो आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसलिए मैं माइक्रोब अलग से करके लिखवा रहा हूं कि कौन से हैं, आप कंफ्यूज ना हो बस, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल्दी करना फटाफट से, हाँ ठीक है, चलोगे है ना, हाँ सेकंड आ जाएगा। डिस्टिल मतलब बेटा डिस्टिलेशन आर मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, किसी चीज को प्यूरिफाई करने का तरीका होता है। जब हम इथेनॉल को डिस्टिलेशन करते हैं तो उसको क्या होता है, इथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना। चलिए आगे चलो, अब बहुत ध्यान से पढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। जो मैं टॉपिक बता रहा हूं उसका नाम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, फोकस करो जरा इस पर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को फोकस करके सुनेंगे बहुत ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनेंगे, है क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, समझना ध्यान से, बिल्कुल एकदम बहुत ध्यान से सुनना आपने। बट इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में सुनो। देखो सबसे पहले तो जानो सीवेज क्या होता है, सीवेज क्या होता है सुनो ध्यान से। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसे एसटीपी कहते हैं, एसटीपी कहते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले समझो क्या होता है, हमारे घर में जो वेस्ट वाटर बनता है, जो गंदा पानी हमारे घर में बनता है, वो एक्जेक्टली क्या होता है, उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। आप समझो ध्यान से, ह्यूमन एक्सक्रीटा, बर्तन कपड़े धोने के बाद डिटर्जेंट वगैरह भी उसी में होता है, समझो। तो इस सीवेज को हम कहते हैं म्युनिसिपल सीवेज, जिसको म्युनिसिपैलिटी देखती है ना, उसको क्या करना है, कौन देखता है, म्युनिसिपैलिटी देखती है। तो हमारे पास एक सीवेज होता है जिसे म्युनिसिपल सीवेज या म्युनिसिपल वेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले जानो सीवेज क्या होता है। सीवेज होता है वेस्ट वाटर, गंदा पानी, जिसमें हमारे पास कई तरह के वेस्ट होते हैं। उस वेस्ट में एक तो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा को ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीवेज को जानेंगे। अब जो पानी निकलता है, आपको एक चीज बताता हूं, शायद आपको पता नहीं होगा, ध्यान सुनना। मैक्सिमम सिटीज एक बड़ी रिवर के, आपको इसको समझा रहा हूं सिर्फ, है ना। देखो मेरी बात समझो ध्यान से, मैक्सिमम सिटीज जो है, आप देखेंगे इस चीज को, मान लो एक बड़ी रिवर है, ये बड़ी रिवर है, तो बड़ी रिवर जो होती है, ठीक है, ये मान लो यहां पर सिटी है, दिस इज सिटी, ये यहां पर सिटी है।
मैक्सिमम सिटी जो होती थी बेटा वो रिवर के आसपास होती थी, जैसे घर वगैरह जो होते थे वो रिवर के आसपास होते थे हमारे पास, ऐसे है ना, घर वगैरह जो होते थे वो रिवर के आसपास होते थे। तो जो घर का वेस्ट वाटर होता था एक ड्रेन के थ्रू, ड्रेन समझ में आता है, नाला कहते हैं जिसे, एक ड्रेन के थ्रू किसमें डालते थे, रिवर में डालते थे। तो रिवर के किनारे सिटीज होने के दो तीन रीजन होते थे, एक तो वहां की आसानी से क्या नाम है मिट्टी बड़ी फर्टाइल होती थी, दूसरा क्या है और रिवर का वेस्ट वाटर वगैरह वो सब रिवर में जाता था, इससे रिवर में बड़ा पोल्यूशन होता था। तो एक तरीका फिर क्या निकाला गया कि जो ड्रेन होती है ना, जिसे नाला कहते हैं, ड्रेन होती है हर सिटी में होता है बेटा, ये होना भी चाहिए, है ना, जो ड्रेन होती है वो ड्रेन जो है वो किसके पास से जाए, उसको पहले रिवर में डालने से पहले कुछ प्लांट बनाते हैं जिन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। तो जो सीवेज पानी है जिसे हम वेस्ट वाटर कहते हैं उसको पहले हम किससे पास करें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पास करें, तो थोड़ा सा वेस्ट कम हो जाएगा, फिर रिवर में डालना है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पर्पस ये होता था कि जो मेरे पास सिटी का जो वेस्ट है उस वेस्ट को ड्रेन नाले के थ्रू रिवर में डालते थे। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस ड्रेन के आसपास बना देते हैं, और ये ड्रेन क्या करती है, ड्रेन के बाद जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो उस वेस्ट वाटर का पोल्यूशन थोड़ा कम कर देता है, उसे थोड़ा साफ कर देता है ताकि रिवर में ज्यादा पोल्यूशन ना जाए। ये पर्पस समझ में आ रहा है क्या है, ये क्लियर है हम क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब फटाफट से समझो कि ये क्या होता है, मेरे पास सीवेज क्या होता है, सीवेज क्या होता है, सुन लो ध्यान से बेटा। सीवेज इट इज वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड मतलब एक तरीके से घर का वेस्ट वाटर होता है, ठीक है। सीवेज में इट कंसिस्ट ऑफ देखो इसमें क्या क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो एक तरीके का ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसके अलावा डिटर्जेंट समझते हो, कपड़ा धोने का जो उसमें साबुन वगैरह चला गया डिटर्जेंट वो हो सकता है, बर्तन धोने वाला डिश वॉश, ये सब इसे इनऑर्गेनिक कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है। ये ज्यादा होता है बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट, ये ज्यादा होता है ऑर्गेनिक वेस्ट। इसके अलावा उसमें और भी बेटा डेब्री मतलब कोई चीज उसमें चलेगी, पॉलिथीन वगैरह ये सब, या लार्ज साइज वेस्ट है ना, बड़े साइज का कोई वेस्ट उसमें फेंक दिया, ये सारी चीजें हमारे पास किसमें होती है, सीवेज में होती है। तो सीवेज वाटर जो है उसको क्लियर करना जरूरी है, उसमें काफी सारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, काफी सारा और कैसा वेस्ट होता है बेटा, ग्रिट मिट्टी वगैरह, ग्रिट मतलब मिट्टी, पैबल मतलब कंकड़, बड़े बड़े पत्थर टाइप से पैबल कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं पैबल। तो ये चीज समझो ध्यान से। तो ये हो गया हमारे पास सीवेज। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी यूनिट बनाते हैं, बड़ी सी यूनिट मतलब कुछ मतलब बड़े से एरिया में एक प्लांट बनाते हैं जिसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, वो इसको साफ करेगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करेगा, इट डिक्रीज pollution in sewage water so that less polluted water can be discharged। आप समझ रहे हो, less polluted water can be discharged कर सकें किसमें, डिस्चार्ज इनटू किसमें, रिवर में आप लेस पॉल्यूटेड वाटर को डाल सके। ये हम करते हैं इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या करते हैं, वो डिक्रीज करता है पोल्यूशन को सीवेज में, ताकि हम कम गंदा पानी रिवर में डाल सके। अब मैं डिटेल पाने जा रहा हूं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, समझ में आ रहा है बेटा। हाँ या तुम लोग बिना बात के चैट क्यों करते हो, मना करता हूं ना मैं, चैट मेरे को पसंद नहीं है बेटा। ऐसे जब पढ़ा रहा हूं तब पूछो क्या कहेगा पीडब्ल्यू पाठशाला हरियाणा में, मैं पढ़ा रहा हूं, खुश नहीं है, नहीं पढ़ ले बेटा। बिहार बोर्ड का मुझे सिलेबस नहीं पता, अगर आप डिफरेंट बोर्ड्स के हैं तो अपनी सिलेबस भेज सकते हो, मैं आपको पता है कहां पे भेजना होता है, तो आप मेरे को भेज सकते हो, चैट में लिख दो, मैं टेलीग्राम पे भेज दो, जहां आपको ठीक लगे। आप मुझे सिलेबस भेजो, मैं देखूंगा उसमें क्या कर सकते हैं आप, क्लियर है। ये डबी बेटा, डबी मतलब किसी चीज का बचा हुआ पॉलिथीन ले ले, कुछ भी चीज बची हुई चीज। हाँ अब मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो बेटा। अरे तुम्हें समझ में आ गया, बड़ी बड़ी रिवर जो होती है उनके किनारे शहर बसाया जाता है, उसके कुछ कारण होते हैं, मिट्टी फर्टाइल होती है, एक नाला बनाते हैं, सारे का सारा सीवेज उस नाले में डालते हैं, उस नाले को जाके रिवर में छोड़ देते हैं। हमने बाद में रियलाइज किया कि पूरा का पूरा पानी गंदा कर रहे हैं रिवर का, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि रिवर का पानी उतना गंदा ना हो। हमने नाले के अराउंड क्या बना दिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, ताकि नाले का पानी और गंदा, थोड़ा सा नाले का ड्रेन के पानी को क्या कर सके, थोड़ा साफ कर सके। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करता है वो सीख रहे हैं, और इसमें इस चैप्टर से क्या फायदा होगा, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, तो क्यों ना उसके बारे में जान लेते हैं। क्लियर होगी बात, चलिए स्टार्ट करें। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को समझाने जा रहा हूं बेटा। हाँ डिस्पोज का मतलब होता है, डिस्पोज मतलब डिस्चार्ज छोड़ना, रिलीज करना। आ जाओ जल्दी से। अब आप देखो एक स्ट्रक्चर देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, स्ट्रक्चर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एक रफ सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना, फिर मैं उसी से स्टेप बताऊंगा। देखो जल्दी से, फास्ट देखना जल्दी। एक रफ सा स्ट्रक्चर देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सा एरिया ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, समझने की कोशिश करना यहां पे ध्यान से। ये बड़ा सा एरिया जिसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कह रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखना। हमने क्या किया है, यहां से सीवेज को लेकर आए हैं, यहां से हम किसको लेकर आए हैं, सीवेज को। तो एक पार्ट होता है, इसमें एक पार्ट होता है जहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, जो सीवेज आएगा उसको पहले हम दो चीजें करते हैं, उसको हम फिल्ट्रेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को कैसे होता है। एक जगह होती है जहां पर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम दो चीजें कर रहे होते हैं। जो सीवेज का पानी आया वहां पे टैंक्स होते हैं, वहां उन टैंक्स में हम लोग क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। एक हम फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, और दूसरा हम सेडिमेंटेशन करते हैं। ये दो चीजों को कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये दो चीजें करके हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कर देते हैं। उसके बाद उस पानी को हम और कहीं भेजते हैं, ये पानी जो है यहां से इसको कहीं और भेजते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है मेरे पास, ये वाला पार्ट जो होता है, सुनो ध्यान से, ये वाला पार्ट जो होता है यहां पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट वही होती है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे टैंक्स होते हैं। इन टैंक्स में हम इसको पानी को भेज देते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद। इस तरीके से प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हम क्या करते हैं बेटा, इन टैंक्स में इसको भेज देते हैं। उसके बाद हम इसे कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। समझ लो ध्यान से। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक जगह होती है जहां प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा होगा, तो वेस्ट रिमूव करेंगे, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए कुछ टैंक्स होते हैं, उनको देखना हमने। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो पानी होता है उसको बाहर छोड़ सकते हैं हम लोग, जो वेस्ट वाटर होता है उसको बाहर छोड़ सकते हैं, ऐसे ये बाहर रिवर में चला जाता है। आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये कहां चला जाता है बेटा, आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेरे पास कहां चला जाता है, ये रिवर में चला गया। इसको यहां रिवर में डाल देते हैं, ठीक है। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट भी करते हैं, पर टर्शरी जब यूज करते हैं हम लोग तो उसको रिवर में नहीं डालते, यूज कर सकते हैं पानी को दोबारा।
उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूज अगेन। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास ट्रीटमेंट दो तरीके का है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेडिमेंटेशन। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये दो स्टेप करते हैं, फिर मेरे पास कुछ टैंक्स होते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, और फिर टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम दोबारा से यहां पर टर्शरी ट्रीटमेंट में यूवी क्लोरीन वगैरह करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद भी रिवर में छोड़ सकते हैं, आप समझ लो ध्यान से, उसके बाद पोल्यूशन खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक, पहले तो मैं से ये पूछो सर, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप इस चैप्टर में क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपने तो माइक्रो पढ़ाना था। एक्चुअली में क्या है, ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं इसमें बैक्टीरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, समझो ध्यान से, ना प्राइमरी ट्रीटमेंट में ना टर्शरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाऊंगी। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ध्यान रखना, हम एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के बैक्टीरिया यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं कई बार बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अगर सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते वक्त वेस्ट रिमूव कर रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में थोड़ा वेस्ट निकला, सेकेंडरी में सारा ऑर्गेनिक वेस्ट निकल गया, अब उसको मैंने रिवर में छोड़ दिया। तो मैं आपको ये समझाऊंगा, एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर ऐसा होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, उसमें कुछ टैंक्स होते हैं, इन टैंक्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, इन टैंक्स के बारे में बताऊंगा। टैंक है बेटा, ये टैंक है, बड़े बड़े टैंक होते हैं, इनके बारे में बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। पर एक बेसिक सा आपको बात समझ में आना चाहिए कि मेरे पास जो वेस्ट होता है, ध्यान से देखेंगे, मेरे पास जो वेस्ट होता है, वेस्ट कैसा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सीवेज कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सीवेज। सीवेज का मतलब वेस्ट वाटर। उसमें दो तरह का वेस्ट होता है, एक ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, ऑर्गेनिक डिसॉल्व वेस्ट। आप समझो इस चीज को, वेस्ट को समझो तभी आप समझ पाओगे। देखो आपके पास ऑर्गेनिक फॉर्म में डिसॉल्व होगा, जो पानी में घुला होगा, एक वो वेस्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा मेरे पास इनऑर्गेनिक वेस्ट होगा, जो डिसॉल्व हो सकता है, उतना नहीं होता वो। उसके अलावा मेरे पास क्या हो सकता है, अनडिसॉल्व लार्ज साइज का वेस्ट होता है, अनडिसॉल्व लार्ज साइज का वेस्ट होता है। लार्ज साइज का क्या होता है, वेस्ट होता है। तो मेरा फोकस इस पे ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा होता है, ये लार्ज अमाउंट में होता है, तो जरा मैं इस पे फोकस करता हूं और आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूं क्या होगा एक्चुअली। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप देख लो, एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट दोबारा यूज कर सकते हैं। और हमारे पास क्या, रिवर में छोड़ेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, हम सेकेंडरी के बाद रिवर में छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सीवेज ट्रीटमेंट के कौन से स्टेप्स होंगे, मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओ मुझे स्टेप्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो स्टेप्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट के कौन से स्टेप होंगे, तो मैं कहूंगा सबसे पहले बेटा सीवेज ट्रीटमेंट के तीन स्टेप हैं, या मेनली दो हैं। एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर मेरे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो सकता है, और फिर मेरे पास क्या हो सकता है, टर्शरी ट्रीटमेंट। ये ऑप्शनल है। टर्शरी ट्रीटमेंट क्या होता है, जरूरत के हिसाब से होता है, ये ऑप्शनल है बेटा। ये क्या है, ऑप्शनल है ना, ये ऑप्शनल है। तो आपको ज्यादा डिटेल इन दोनों के बारे में पढ़ना है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। स्टार्ट करेंगे, बता दो, सारा पढ़ा रहा हूं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन सब बता रहा हूं बेटा, सब बता रहा हूं, टेंशन मत लो। प्राइमरी सेकेंडरी पहले स्टार्ट कर लेते हैं बस। हाँ ठीक है, मैं पहले तुम्हें एक समझ आ रहा है कि हम ये चैप्टर में ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं सारा बता रहा हूं, डिटेल बता रहा हूं। हाँ हाँ बेटा, प्योर हो जाता है। अंकित जी घर चले जाओ, रिपीट वाले ने लेट ज्वाइन किया, मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं, आपको समझना है ऐसा हो नहीं सकता, एकदम जनरल सा टॉपिक है, आपको समझ नहीं आई बात। हाँ एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सकता हूं, ये देख लो। प्राइमरी ट्रीटमेंट करूंगा पहले तो, फिर सेकेंडरी करूंगा, फिर टर्शरी करूंगा, ठीक है। इससे मैं सीवेज को पूरा साफ कर दूंगा। क्लियर है बेटा, क्लियर, बोलो बेटा जल्दी से। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट। हाँ चलें, स्टार्ट करें। हाँ बता रहा हूं बेटा, चलो स्टार्ट करें बेटा। अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं इस टॉपिक में, मैं क्या आपको क्लियरली बता पा रहा हूं कि सीवेज का मतलब होता है घर से निकला हुआ वेस्ट वाटर, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट में मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट में होता है डिश वॉश, घर के बर्तन धोने के बाद जो पानी निकला वो सारा। ये सारी चीजें क्लियर रखना आप लोग। अब मैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक बड़ा सा एरिया होता है, वहां सबसे पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जरा देखो व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और उसके आज के नेक्स्ट स्लाइड पर लिखूंगा, जो बच्चे साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं उसको समझते हुए चलेंगे। ये मैं दोबारा उतना बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, दोबारा एक डायग्राम बना रहा हूं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, ध्यान से देखेंगे। क्लियर है, दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, सुन लो ध्यान से क्या करने वाला हूं मैं, पहले पूरा समझना फिर आपको ये चीज ध्यान रखेंगे। देखो भाई, यहां से मैं वेस्ट वाटर को ला रहा हूं, मैं सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट बता रहा हूं आपको। मैं यहां से देखो देखो मैं क्या कह रहा हूं, समझना। पहले एक मिनट ध्यान से देख रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, पहले सारा समझना फिर मैं लिखवा दूंगा इसको। देखो यहां से आपके पास सीवेज आया, सीवेज आया, दो स्टेप करेंगे। एक करूंगा मैं फिल्ट्रेशन, फोकस करो बेटा। एक में करने वाला हूं, देखो मैं क्या करने वाला हूं, एक में करने वाला हूं फिल्ट्रेशन, है ना। सबसे पहला स्टेप में क्या करूंगा, फिल्ट्रेशन करूंगा। फिल्ट्रेशन देखो कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा, फिल्ट्रेशन कर रहा हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने कहा कि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चीजें करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चीजें करते हैं, सबसे पहले करते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, आप जब सीवेज का पानी देखते हो, गंदा पानी देखते हो सीवेज वाला, उसमें आपने कुछ भी डाल दिया होता है, प्लास्टिक मतलब पॉलीथीन, अपने जूता चप्पल सब फेंक दिया, तो साइज के हिसाब से फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन को मैं लिख रहा हूं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब देखो, मान लो पहले आपने ये देखो कितना बड़ा गैप लगा दिया, यहां पे ऐसे करा, फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा गैप कम कर दिया, है ना, साइज छोटा कर दिया ऐसे। आप देखो अब छोटी चीज को फिल्टर कर लेंगे, और गैप कम कर दो, और गैप कम करोगे तो और छोटी चीज को मैं फिल्टर कर लूंगा ऐसे। तो आपने एक तरीके से क्या किया बेटा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर लिया। आपने क्या किया, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर लिया। यहां पर आपने ये चीज को क्या करा, फिल्टर कर लिया। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन समझ में आ रहा है, पहले छेद बड़े थे, यहां पर ये छोटे हो गए और छोटे हो गए, तो यहां पर आपने फिल्टर कर लिया उसको, सीवेज के पानी को आपने साइज के अकॉर्डिंग क्या करा, फिल्टर कर लिया। तो पहला स्टेप हो गया सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, समझ आया। पहले गैप बड़े थे, फिर छोटे थे, ऐसे करके फिल्टर कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या किया बेटा, उसके बाद आपने किया है सेडिमेंटेशन। उसके बाद आपने क्या किया, सेडिमेंटेशन कर दिया। नाउ व्हाट इज सेडिमेंटेशन, क्या होता है सेडिमेंटेशन, देख लो इधर। अब आप क्या करो, आपने देखा कि जो फिल्टर होना था हो गया, अब यहां पर आ गया ये, तो यहां क्या करो, सेडिमेंटेशन कर दो। क्या करो बेटा, सेडिमेंटेशन कर दो, ठीक है। क्लियर,
ये देखो बेटा, यहां क्या करो, सेडिमेंटेशन कर दो। अब सेडिमेंटेशन शब्द का आपको मीनिंग नहीं पता जिस बच्चे को, मतलब क्या करो, देखो यहां से सीवेज फिल्टर होता हुआ आ गया, कुछ वेस्ट यहां रह गया। अब ये जो सीवेज का पानी है इसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, नीचे चीज बैठ जाएगी, यहां पर चीज ऐसे नीचे सेटल हो जाएगी, ऐसे नीचे चीज ऐसे इकट्ठी हो जाएगी। इसको आपने क्या लिख दिया, सेडिमेंटेशन लिख दिया। सेडिमेंटेशन क्या होता है, ग्लास में आप क्या करो, थोड़ी सी मिट्टी घोल लो, थोड़ी देर छोड़ दो, मिट्टी नीचे रह जाती है, उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब सेडिमेंटेशन करने के बाद ये जो नीचे चीज इकट्ठी हुई है एक तरह का वेस्ट है, वेस्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं स्लज। तो जो सबसे पहले बना उसे प्राइमरी स्लज कहते हैं। क्लियर है ये क्लियर है? तो आप क्या कर रहे हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हो। उसमें सबसे पहले आपने सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया, उसके बाद आपने क्या किया, सेडिमेंटेशन किया, चीज नीचे बैठ गई। स्लज वर्ड यूज करते हैं, स्लज वर्ड यूज करते हैं वेस्ट के लिए, तरीके से इंप्योरिटी, खराब चीज के लिए। तो प्राइमरी स्लज कब बनेगा, जब सेडिमेंटेशन करेंगे, और यहां से जो लिक्विड निकलेगा उसे हम नाम देंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट, इफ्लुएंट क्या होता है, पानी जो निकला हो। तो मैंने यहां पर दो टर्म समझ ली, मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो स्टेप करे, एक सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करी और दूसरी सेडिमेंटेशन करी। बड़ा साइज का वेस्ट इससे हटा दिया, और जो सस्पेंडेड था, सस्पेंडेड समझ आ रहा है, जो सॉल्यूशन में ऐसे टंगा हुआ था वेस्ट, थोड़ी देर पानी को छोड़ा, वो नीचे बैठ गया, सेडिमेंटेशन हो गई, उसे प्राइमरी स्लज बोला। और इस लिक्विड को क्या बोला, प्राइमरी इफ्लुएंट। अब ये लिक्विड हमारे पास कहां जा रहा है, यहां पर जा रहा है, जिसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कह रहे हैं। तो ये यहां से कहां जा रहा है बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। क्या यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ, यहां तक समझ में आ रही है? तो मैं जरा स्टेप को लिख दूं एक बार आपके लिए, क्लियर है बेटा? क्लियर बच्चे? प्राइमरी इफ्लुएंट का मतलब ये लिक्विड है ना, जो पानी यहां से निकला सेडिमेंटेशन होने के बाद, वो पानी को हम प्राइमरी इफ्लुएंट कह रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मैं यहां पे स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप्स आपके साथ लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। स्टेप्स देखो भाई, फटाफट से देखना स्टेप्स। स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में? प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन सा वेस्ट रिमूव करते हैं, लार्ज साइज वेस्ट रिमूव बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सब चीज एनसीईआरटी में है। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल साइज, छोटे साइज का सस्पेंडेड वेस्ट। सस्पेंडेड मतलब टंगा हुआ, सस्पेंडेड वेस्ट वो कैसे रिमूव होता है, रिमूव बाय सेडिमेंटेशन। ये तो दो स्टेप हो गए। आफ्टर सेडिमेंटेशन जो नीचे मिलेगा, आफ्टर सेडिमेंटेशन हमारे पास जो नीचे होगा, जो सेटल हुआ, सेटल डाउन वेस्ट, सेटल मतलब नीचे बैठ गया, सेटल डाउन वेस्ट, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज। क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्लज कह रहे हैं। एंड जो लिक्विड है, लिक्विड इज प्राइमरी इफ्लुएंट, उसको कहां भेज दिया, सेंड टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दो स्टेप किया मैंने अभी तक, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलो जल्दी से बेटा, फास्ट नेक्स्ट देखो जरा। सेकंड है मेरे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि इसमें क्या इस्तेमाल होते हैं, एक और नाम है इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि क्या होता है, यूज ऑफ माइक्रोब्स यूज होते हैं इसमें, इसलिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं उसको देखो, क्लियर है, क्लियर है यहां तक, सही है? अब ये किसके लिए बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट किसके लिए, डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट, डिसॉल्व जो पानी में घुला हुआ हो ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, यादव पढ़ाता था बेटा यमुना विहार में, मैंने पढ़ाया पहले बहुत पहले। हाँ मैं बहुत सारी जगह पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कौन सा माइक्रोब की बात करेंगे बेटा? बेटा फालतू डाउट नहीं पूछो, सच में जो काम किया पूछो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं ना, फटाफट से करते हैं। समझ आया तो अच्छा है ना, जरूर थोड़ी डाउट लो। आ जाओ भाई। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 3 टैंक लगे हुए, ध्यान से सुनना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 3 टैंक लगे हुए। एक सबसे बड़ा टैंक लगा हुआ है, इस टैंक को T1 कह रहा हूं, एरेशन टैंक कह रहा हूं, ध्यान से समझना, एरेशन टैंक कह रहा हूं मैं इसे, ठीक है, इसे एरेशन टैंक कह रहे हैं। तो 3 टैंक लगे हुए हमारे पास, है ना, 3 टैंक लगे हुए हैं, ध्यान से देखो बेटा। देखो कौन से 3 टैंक लगे हुए, ध्यान से देखना। एक लगा हुआ है, थोड़ा सा इसको उधर कर देते हैं, टैंक को जगह मिल जाएगी बाकी चीजें बनाने के लिए। 3 टैंक लगे हुए बेटा। एक बड़ा सा टैंक लगा हुआ है, इसे एरेशन टैंक कहते हैं, T1 कह देता हूं, इसे एरेशन टैंक कहते हैं। ये क्या होता है समझो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से सुनना। मेरे पास ये टैंक T1 है, इसे एरेशन टैंक कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा टैंक होता है जो ऊपर से खुला होता है ताकि ऑक्सीजन आ सके। इसमें क्या करते हैं सुनिए ध्यान से, जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया है उसको धीरे धीरे एजिटेट करते हैं। एजिटेट मतलब जैसे धीरे धीरे एक मोटर लगी रहती है इसमें इस तरीके का एक मोटर लगा रहता है जो धीरे धीरे इसको घुमाता है, धीरे धीरे इसके जो सोल्यूशन है उसको गोल गोल ऐसे घुमा रहा होता है, मतलब उस टैंक में पानी को धीरे धीरे ऐसे घुमा रहे होते हैं। ठीक है, इस टैंक का नाम एरेशन टैंक है, ऊपर से खुला हुआ होता है। तो ऊपर से खुले हुए इस टैंक में वो प्राइमरी इफ्लुएंट आ गया, इसमें हम पानी पर पूरा समझ लो फिर आपको आ जाएगा। इसमें हम पानी को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और साथ में फंजाई होती है, उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली में क्या हुआ, प्राइमरी इफ्लुएंट से जो हमने कहा ना वेस्ट आया, डिसॉल्व वेस्ट आया, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो सब आ गया। वो एक तरीके से बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। तो जब वो न्यूट्रिशन यहां से मिलता है और साथ के साथ जब उसको ऐसे घुमाते रहते हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन में मिक्स होती रहती है। उससे क्या होगा, बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करने लगेंगे। ग्रो करके वो कैसे ग्रो करेंगे बेटा, फंजाई ऐसे काफी सारी फंजाई ग्रो करके ऐसे, तो फंजाई और बैक्टीरिया ग्रो करके एक मास बना लेंगे। मास मान लो, जैसे मास का मतलब होता है जैसे बहुत सारी फंजाई हो गई, उसके बीच में बैक्टीरिया, तो बहुत बड़े बड़े मास बन जाएंगे वहां जगह जगह। मास समझ में आते हो, जैसे मान लो हम कहते हैं कि मिट्टी का एक टुकड़ा ले लो खराब सा, उसमें घास वास लगी हुई है, ऐसे इस तरह के कुछ मास बन जाएंगे। जैसे मान लो कभी हम क्या करते हैं पार्क में, मान लो कोई चीज ऐसे खोद रहे हैं, उसके बाद मेरे पास एक मिट्टी का टुकड़ा आ गया जिसपे घास लगी हुई है, उसे एक मास बोल दिया। तो ऐसा ही कुछ मास कहां बन जाता है, यहां पर, जिसमें मास में क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई, उसे हम फ्लॉक बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि प्राइमरी इफ्लुएंट एरेशन टैंक में आता है। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बैक्टीरिया को ऐसे घुमा रहे होते हैं, बैक्टीरिया फंजाई को, बैक्टीरिया फंजाई की यहां से न्यूट्रिशन मिलता है
है, ऑक्सीजन मिलता है, बढ़िया ग्रोथ होती है। ग्रोथ करके बैक्टीरिया फंजाई क्या कर रहा है, जो भी इसके अंदर वेस्ट है डिसॉल्व, उसे खाना शुरू कर देता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि जो वेस्ट आया, जो डिसॉल्व वेस्ट आया इसके अंदर, उस डिसॉल्व वेस्ट को बैक्टीरिया फंजाई खाना स्टार्ट करते हैं। कैसे खाएगा, ऑक्सीजन मिलेगी और वो अपनी ग्रोथ करेगा। वो ग्रोथ करके छोटे छोटे मास, ऐसे मास समझ में आता है, खूब सारे फंजाई के धागे, फंजाई धागे होते हैं बेटा, देखो ऐसा कुछ बनाएगा उस टैंक में जिसे हम फ्लॉक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लॉक। फ्लॉक समझो क्या है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया थे, पहले देखना ध्यान से बेटा, ऐसे बैक्टीरिया था, मान लो इस तरीके से ये बैक्टीरिया थे और मेरे पास कुछ फंजाई थी। फंजाई के धागे होते हैं, ये फंजाई बेटा, फंजाई के हाइफे होते हैं और ये बैक्टीरिया मान लो। तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने इतनी तेजी से ग्रो किया, इतनी तेजी से खाना खा के ग्रो किया, मतलब वेस्ट को खा के ग्रो किया कि मेरे पास बैक्टीरिया फंजाई का पूरा मास जैसी चीजें बन गई, अलग अलग ऐसे खूब सारी बैक्टीरिया फंजाई ऐसा बन गया। इसको फ्लॉक कह रहे हैं, इसको फ्लॉक करें। ऐसे खूब सारे फ्लॉक बन जाएंगे क्योंकि खूब ग्रो करेगा, खूब सारा ग्रो करेगा, तो उसको फ्लॉक कह रहे हैं। ये फ्लॉक बन गया, ऐसे फ्लॉक बन जाएंगे। ये समझ आ रहा है, ये फ्लॉक क्या थे बेटा, ये फ्लॉक किस टैंक में बने, एरेशन टैंक में। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। अब यहां से क्या होगा, जब ये फ्लॉक बन गए, सुनना ध्यान से बेटा, जब ये फ्लॉक बन गए, हमारे पास फ्लॉक बन गए खूब सारे, हमारे पास है ना, हमारे पास ये फ्लॉक बन गए। अब क्या करते हैं, इस टैंक में से, ध्यान सुनो बेटा, इस टैंक में से हम ये जो सॉल्यूशन होता है इसको भेजते हैं इस टैंक में। इसे कहते हैं सेटलिंग टैंक। इसे क्या नाम देते हैं, सेटलिंग टैंक। देख लो ध्यान से, इसे सेटलिंग टैंक कह रहे हैं। सेटलिंग टैंक का क्या मतलब होता है कि ये जो फ्लॉक वगैरह है ये सब यहां आ जाएगा। फ्लॉक प्लस जो भी पानी है वो सब यहां आ जाएगा। इसको खोल देते हैं, यहां से गेट खोल देते हैं, जैसे हमने गेट खोला यहां टैंक में से इसमें जाता है। इस टैंक में थोड़ी देर के बाद फ्लॉक वगैरह नीचे सेटल हो जाएगा, ऐसे सेटल हो गया। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां अभी बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है। अभी इसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। फोकस करो बेटा, हमने वो वेस्ट यहां भेजा, एरेशन टैंक में पानी घूम रहा था, ये फ्लॉक बन गए, ऐसे फ्लॉक बन गए। यहां पे फ्लॉक के साथ के नहीं है, इस तरीके से फ्लॉक बन गया, आप समझो दिस इज फ्लॉक। फ्लॉक को मैंने भेजा, फ्लॉक नीचे सेटल हो गया, यहां सेटल हो गया। अब इस फ्लॉक के सेटल होने के बाद जो ये ऊपर पानी बच गया, इसे सेकेंडरी इफ्लुएंट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी इफ्लुएंट कहते हैं। तो सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम कहां भेज देंगे, रिवर में, या हम कहां भेज सकते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट, जहां ठीक लगे वहां भेज सकते हैं। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आ रही है बात समझ लो ध्यान से। तो जो ऊपर का पानी है ये वाला सेटल हो गया ना, दिस इज फ्लॉक। ये फ्लॉक सेटल हो गया। सेटल होने के बाद इसको नाम देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ये भी स्लज होता है लेकिन ये वाला थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज होता है। फ्लॉक क्या है, बैक्टीरिया फंजाई। अब यहां से ध्यान सुनिए बेटा, यहां से ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इस टैंक में भेजा जाता है, इस टैंक में भेजा जाता है, यहां से ये फ्लॉक, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, फिर देखो रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास फ्लॉक और इफ्लुएंट, क्या देखो फ्लॉक और इफ्लुएंट इस वाले टैंक में भेजा, टी2 कह दो इसे। टी2 का नाम क्या है, सेटलिंग टैंक। ये वाला जो टैंक है इसका नाम है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। पूरी बात समझ लो पहले, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर नाम है। तो जो स्लज यहां पर ले आए, जो स्लज यहां पर ले आए, इस स्लज को एनएरोबिकली डाइजेस्ट करेंगे। मतलब यहां पर एरोबिक बैक्टीरिया था, यहां कौन सा बैक्टीरिया था, एरोबिक, एयर में काम करने वाला। यहां जो बैक्टीरिया है इसमें बेटा, यहां जो बैक्टीरिया है यहां वाला, वो कौन सा है, एनएरोबिक। तो मैंने आपको क्या समझाया, सुन लो। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद काफी सारा ऑर्गेनिक वेस्ट था, उसको हम एरेशन टैंक में लाए, घुमाते रहे, ऐसे घुमाते घुमाते मेरे पास जितना भी वेस्ट था डिसॉल्व वाला, उसे बैक्टीरिया फंजाई ने खाया, तो काफी सारा बैक्टीरिया फंजाई बन गया। वहां से हम किसमें चले गए, टी2 टैंक में चले गए। किसमें चले गए, टी2 टैंक में हम लोग मूव कर गए, है ना। टी2 टैंक में हम लोग क्या कर गए, मूव कर गए, ऐसे टी2 टैंक में मूव कर गए। जब हम टी2 टैंक में मूव करे हैं, वहां पर ये मैंने क्या करा, फ्लॉक के पानी को यहां छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद ये नीचे सेटल हो गया। सेटल होने के बाद इसको एक्टिवेटेड स्लज का नाम दे रहा हूं। ये जो एक्टिवेटेड स्लज है मतलब पूरा मास होगा ना बैक्टीरिया फंजाई का, उसको एक टैंक में लेके गए, वहां उसका एनारोबिक डाइजेशन कर रहे हैं, वहां से बायोगैस बना रहे हैं। एक तरीके से क्या बना रहे हैं, कुछ गैस बनाते हैं, फर्टिलाइजर की तरह से यूज कर सकते हैं। यहां से जो पानी निकला उसको हम रिवर में भेजेंगे, वो सेकेंडरी इफ्लुएंट होगा। तो इसमें और इधर पानी में क्या फर्क होगा, यहां जो पानी आया उसमें फ्लॉक था, आप समझ रहे हो, यहां जो पानी आया उसमें फ्लॉक था, फ्लॉक नीचे बैठ गया, सिर्फ पानी ऊपर से जा रहा है और उसमें वेस्ट कम हो चुका है क्योंकि डिसॉल्व वेस्ट को हम खा चुके हैं। जो वेस्ट यहां था उसको यहां एनारोबिक डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से। बड़े साइज के ऑर्गेनिक वेस्ट, सॉरी बड़े साइज के जो वेस्ट होते हैं उसको कौन से ट्रीटमेंट से डिसॉल्व करते हैं, सॉरी जो डिसॉल्व नहीं है उसको किस ट्रीटमेंट से निकालते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट से। डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट से निकालते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 3 टैंक होते हैं, T1 T2 T3। T1 में एरोबिक डाइजेशन होता रहता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाइजेशन चलता रहता है, घुमाते रहते हैं। गेट खोलते हैं, चला जाता है सेटलिंग टैंक में, फ्लॉक नीचे बैठ गया। मुझे एक चीज बताओ, जब मैं नया इफ्लुएंट लाऊंगा, जैसे आप देखते हो ना दूध लाते हैं उसमें खट्टा डालना पड़ता है, इनोकुलम डालना पड़ता है, ऐसे इसमें मुझे थोड़ा बहुत स्लज डालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्लज मुझे इसमें डालना पड़ेगा यहां से, इसलिए इसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो T1 में घुमा रहे हैं, T2 में सेटल कर रहे हैं, T3 में उसका एनारोबिक डाइजेशन कर रहे हैं। तो क्या सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया यूज होता है, नहीं, एरोबिक और एनारोबिक। क्या सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इनऑर्गेनिक वेस्ट का डाइजेशन कर रहे हैं, नहीं, हम कौन से वेस्ट का डाइजेशन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक डिसॉल्व। कौन कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है। ये ऐसी अभी भी बहुत टेक्निक्स आ गई हैं, लेकिन इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा मेथड हमारे पास नहीं है जो इतने बड़े लेवल पर पानी में घुले हुए ऑर्गेनिक वेस्ट को निकाल सके। तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है। आपको समझ आ रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है ये पता होना चाहिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट बड़े साइज के वेस्ट के लिए फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन जो बुला बनी है, डिसॉल्व वेस्ट के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, उसमें 3 टैंक होते हैं। T1 इज एरेशन टैंक जिसमें घुमाते रहते हैं, सबसे बड़ा होता है, मतलब ये समझ लो कि हजारों लीटर का पानी इसमें आ सकता है, वो घुमाते रहते हैं। उसके बाद उस पानी को सेटल करा देते हैं, नीचे बैठ जाता है, लिक्विड निकल गया, ये निकल गया सेकेंडरी इफ्लुएंट। और ये जो नीचे बैठ गए इसे स्लज कह रहे हैं, ये वाला जो नीचे बैठा है इसे स्लज कह रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज। इसको दूसरे टैंक में मास है ना, मास खूब सारा बैक्टीरिया फंजाई का मास, उसको ले जाके एनारोबिक डाइजेशन कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि यार ये जो चीज इकट्ठी हुई है इसको कुछ बना दे, तो इसलिए इस टैंक का नाम T3 टैंक का नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्लियर है ये चीज, बताओ। मैंने भी टॉपिक बीओडी नहीं बताया, वो भी बता रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है। तो तीनों टैंक देख लो, पानी T2 से, कौन से टैंक से, जिसे सेटलिंग टैंक कहते हैं, वहां से सेकेंडरी इफ्लुएंट निकलता है। क्लियर है, ऑफ वाले चले जाओ। स्लज का मतलब वेस्ट होता है, बीओडी नहीं बताया, बीओडी बता रहा हूं अभी। T3 का नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। बेटा ग्रो कर सकते, खाने की बात है, बैक्टीरिया फंजाई एक साथ ग्रो कर सकते हैं। बेटा प्लास्टिक वगैरह निकल जाएगा। सुमन सेन घर चले जा बेटा, ऑफ के लिए बोला तो ठीक है। एनसीईआरटी खोल के पढ़ो, सारी चीज एनसीईआरटी की पढ़ा रहा हूं। स्लज बता दिया, वेस्ट को कहते हैं बेटा, फंजाई का नाम नहीं करना। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, ये वेस्ट वाटर होता है, म्युनिसिपल मतलब जो म्युनिसिपैलिटी के पास आता है। जरा डिटेल को इसकी, अब देखो भाई सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखो क्या होता है। देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले समझो ध्यान से।
फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारे पास 3 टैंक होते हैं। कितने टैंक है? 3 टैंक है। क्या नाम है इनके? टैंक के नाम देखो जरा। एक का नाम है T1, T1 जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एरेशन टैंक। क्या बोल रहे हैं? एरेशन टैंक। इस एरेशन टैंक में क्या होता है बताओ जल्दी से, सोचते चलो ध्यान से। एरेशन टैंक में क्या होता है? प्राइमरी इफ्लुएंट आता है। प्राइमरी इफ्लुएंट विद डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट आता है। डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ कौन आ गया? प्राइमरी इफ्लुएंट आ गया। क्या करोगे आप? मेरे पास क्या होता है बेटा, इसमें क्या करते हैं? प्राइमरी इफ्लुएंट को एजिटेट करते हैं, मिक्स करते हैं। इफ्लुएंट, एजिटेट का मतलब होता है मिक्स करना। एजिटेट मैकेनिकली, मैकेनिकली मतलब होता है, मैकेनिकली समझो, मैकेनिकली क्या करते हैं? एजिटेट करते हैं, मिक्स करते रहते हैं ऐसे। मैकेनिकली हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। आप समझो, मैकेनिकली मिक्स करते हैं। उससे क्या होगा बेटा? उसके बाद क्या होगा? हमारे पास बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। बैक्टीरिया प्लस फंजाई। बैक्टीरिया फंजाई क्या करेगा बेटा? बैक्टीरिया फंजाई सुन ले ध्यान से बेटा आप लोग। ये बैक्टीरिया हो गया और फंजाई हो गया, ये ग्रो करेंगे बाय कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करके ग्रो करेंगे। ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन, ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन। आप समझ लो ध्यान से, क्या कंज्यूम करेंगे? ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। तो बैक्टीरिया फंजाई क्या बना देंगे बेटा? बैक्टीरिया एंड फंजाई टुगेदर फॉर्म मास। मास मतलब एक बड़ा सा पार्ट, हिस्सा कुछ ऐसा बना देंगे। मास का मतलब होता है काफी सारे बैक्टीरिया फंजाई। उसका नाम क्या है? फ्लॉक। ठीक है, ये T1 की बात हो रही है, एरेशन टैंक। सही है। अच्छा, इसमें कौन सा डाइजेशन हो रहा है देख लो जरा। कौन सा डाइजेशन हो रहा है? एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया फंजाई है? एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई है। एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई है। समझ लो इस चीज को, क्लियर करो बेटा। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट है? अब किसमें भेजेंगे? T2 में। T2 में, T2 टैंक का नाम है सेटलिंग टैंक। तो किसको भेजा? फ्रॉम एरेशन टैंक, फ्रॉम एरेशन टैंक इफ्लुएंट किसके साथ? इफ्लुएंट विद फ्लॉक इज सेंट टू सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में भेज दिया। बहुत बढ़िया। सेटलिंग टैंक में क्या हुआ? सेटल हो गया। फ्लॉक सेटल, फ्लॉक सेटल हो गया एंड फॉर्म एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, एंड सेकेंडरी इफ्लुएंट। और क्या बनाएगा? सेकेंडरी इफ्लुएंट बनाएगा। आ रही है समझ? एक्टिवेटेड स्लज को कहां भेजोगे? सेंट टू कहां भेजोगे? T3 में, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। और सेकेंडरी इफ्लुएंट कहां भेजोगे? सेंट टू रिवर। यहां तक क्लियर है? अरे बोलो, यहां तक क्लियर है? हाँ, मास्टर के पास आईफोन है बेटा। मेरे पास तो है आईफोन 2016 से। हाँ, बहुत पहले से, चिंता मत करो। तुम्हें क्या लग रहा है अभी पीडब्ल्यू से पहले हमारे पास फोन नहीं रहे होंगे? हाँ नहीं, सर इज रिच नहीं, सर इज हार्ड वर्किंग देन रिच, है ना। मैं जनरली नहीं बताता हूँ, मेरे पास अपनी 2 गाड़ियां बेटा, ये सब बातें नहीं बताता मैं। और वो भी ऐसा नहीं कि कहीं से मतलब वैसे मिला, इनहेरिटेड है नहीं, नथिंग इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड क्या था? गुड मतलब क्वालिटीज लाइक हार्ड वर्क वगैरह करेंगे, बस ये इनहेरिटेड है। ठीक है, कि बच्चों को इसको बढ़िया पढ़ाना, ये इनहेरिटेड है ना। 2010 में तो मैं छत पे बैठ के पढ़ाने, बस की छत पे बैठ के पढ़ाने गया वो। ठीक है, हाँ, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई करो, ये सब मिलेगा लाइफ में। तुम क्या करते हो? मतलब जल्दबाजी के चक्कर में हो बहुत सारे, सब कुछ जल्दी हो लाइफ में, ऐसा नहीं होगा। टाइम आने तो सब मिलेगा। ठीक है, समय आने दो बेटा, समय आएगा वो सब आएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है। और वो भी मेरे पास बेटा 2017 से है, 2015 से है, मतलब एक 2015 से दूसरी 2017 से का, तो ऐसा नहीं है ना। हाँ, और मैं मतलब अपने होम टाउन, शायद आप में से शायद पता नहीं होगा, मेरा होम टाउन गोरखपुर में है। हाँ, तो मैं वहां पर बाई रोड ही जाता हूँ दिल्ली से, अपने उसमें अपने खुद के व्हीकल में। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, समय आने दो, सब बढ़िया पता चलेगा, लाइफ मस्त जाएगी। पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, है ना, ये चीज है। क्लियर? हाँ, ये कह रहा ऑडी नहीं, उतने पैसे नहीं वेस्ट करने के लिए। ऑडी लेने से अच्छा मैं ऐसा नहीं करूंगा, उतने पैसे में कुछ बढ़िया काम कर लूंगा। तुझे ऐसा लगना चाहिए ना, है बढ़िया काम इन द सेंस बेटा, कुछ और भी काम होते हैं जो शायद लाइफ में लोगों को करने चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बस सही चीज करो, अपने आप सही हो जाएगा। चलो करते हैं। देखो भाई, देखो देखो, अब तुम्हें बताता हूं सही चीज का क्या मतलब है। क्लास 12 में कुछ एक ऐसे चैप्टर है, जैसे कि एक माइक्रोब्स हो गया, एक हो गया एनवायरमेंटल इशू। ये टीचर जनरली नहीं पढ़ाते, कहते हैं खुद पढ़ लेना। मैंने ड्रॉपर में लास्ट ईयर पता करना, एनवायरमेंटल इशू भी पूरा पढ़ाया था यकीन बैच में। तो इसे कहते हैं सही करना, मतलब अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर ये चीज क्या, आ जाओ फिर से आ जाओ, यहां से मैं यहां लेके यहां से यहां ला रहे हैं। तो मेरे पास ध्यान से बेटा, मैंने क्या बोला था? स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिएशन टैंक में स्लज लेके जाएंगे। क्लियर? सही है? हाँ क्लियर? ठीक है, इधर देखो बेटा, इधर देखो, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी आओ। तो एरेशन टैंक हो गया, एरेशन टैंक। T2 साइक्लिंग टैंक हो गया। T3 में क्या कर बेटा? देखो T3 क्या है? T3 फ्लॉक बताया, चलो T3 देख लेते हैं। T3 में क्या होगा? इन T3 इज इन एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसलिए बेटा पढ़ाई करो ना, बहुत बढ़िया है। समय खराब भी होता है, अच्छा भी होता है, पर एक चीज है जो समय के साथ है वो चेंज होती है, बस इतना ध्यान रखना, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूं, मुझे बड़ी इरिटेशन है उन बच्चों से जो अपने नाम के आगे पहले डॉक्टर लगा के रखते हैं। अगर आपने जो चीज आप बनना चाहते हो आपने पहले लगा ली, तो आपने उसके लिए मेहनत कहां करी? उसको अचीव करो ना, गेन करो, तब डॉक्टर लगाना। मतलब मैं देखता हूं डाउट पूछ रहा है, डॉक्टर लिखा हुआ है पहले से, बताओ कोई बात है? इधर देखो भाई, है ना। इसलिए नॉर्मली आप मेरे मुंह से नहीं सुनोगे कि मैं आपको डॉक्टर कह के मतलब वो बोलो, है ना। जो चीज है उसके लिए पहले मेहनत करो, फिर मिलेगी आपको, वो कभी भी नहीं मिलेगी नहीं वैसे। ठीक है, हाँ देखो बेटा, इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होता है, सुन लो ध्यान से। इसमें क्या होगा? एक्टिवेटेड स्लज is sent into this tank for anaerobic digestion, for anaerobic digestion। anaerobic digestion के लिए हमने क्या भेजा है? एक्टिवेटेड स्लज को भेजा है। क्लियर? हाँ ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। क्लियर है? देखो इधर सुनो, एक्टिवेटेड, सुनना ध्यान से। एक्टिवेटेड स्लज इज सेंट इनटू दिस टैंक फॉर anaerobic digestion। anaerobic digestion के लिए भेजा है। क्लियर? भेजा है। अब जरा समझना इस चीज को, हमने anaerobic digestion के लिए इसको भेजा है हमने, ठीक है। और वहां पर क्या हो रहा है? anaerobic बैक्टीरिया डाइजेशन कर रहे हैं, डाइजेशन अकर। और क्या होगा बेटा? देखो ध्यान से, anaerobic डाइजेशन होगा। मैं एक बार इसको रख कर देता हूं, काम करता नहीं आप क्या काम का था, चलो बना लेना खुद से, उसमें से देख के वीडियो में से। देखो मैं क्या कह रहा हूं इसके बाद, देखो मैं क्या कह रहा हूं। देखो मैंने ये करा, मैंने यहां पर इसका ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, यहां मैंने स्लज ला दिया, ठीक है, ये मैंने स्लज ला दिया ऐसे, और इसका मैंने एनारोबिक डाइजेशन किया। एनारोबिक डाइजेशन के बाद मेरे पास क्या बनेगा?
एक तो बनेगा मेन्योर, दूसरी चीज मेरे पास क्या बनेगी, कुछ गैस, सम गैसेस बनेंगे। उसमें मेरे पास क्या क्या होगा, सुन लो ध्यान से। उसमें मेरे पास एक तो मीथेन होगी जो इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल मतलब जो जलाई जा सकती है। इनफ्लेमेबल मतलब यूज कैन बी यूज एज अ फ्यूल, उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो। उसके साथ बेटा मेरे पास क्या बनेगी, H2S बनती है, और मेरे पास क्या बनती है, CO2 बनती है। ये गैसेस बनती है। H2S गैस याद रखना बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप कभी न्यूज में ऐसा सुनते हो, हमेशा याद रखना, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो सीवेज में होता है उससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब कभी आप देखते हो कि बारिश जब आने वाली होती है, उससे पहले कुछ जो उसमें काम करते हैं म्युनिसिपैलिटी में, वो अंदर सीवर में जाकर उसको साफ करने जाते हैं। साफ करने का मतलब क्योंकि चौक हो जाती है ना वो सीवर की लाइन, लोगों ने उसमें प्लास्टिक वगैरह डाल दिया। इसकी बड़ी सैड स्टोरी ये है कि बहुत सारे म्युनिसिपल वर्कर जो होते हैं उनके पास मास्क भी नहीं होता, वो वैसे ही अंदर जाते हैं, और ये H2S पॉइजनस होती है, सांस के साथ अंदर जाती है, आदमी मर जाता है। तो कई बार कई सीवर जो कई साल में ओपन किए जाते हैं उसमें काफी ज्यादा होती है H2S गैस। तो H2S गैस को अब वो कैसे साफ करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है पर्सन, और फिर क्या होगा, उसके बाद उसको सांस आनी बंद हो जाती है। तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, ऐसा होता है कि भाई एक पर्सन को रस्सी बांध देते हैं, वो अंदर उतरता है, दूसरा रस्सी पकड़े रहता है। तो अगर उसको ऐसा लगता है कि नीचे वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसे वो ऊपर खींचने की कोशिश करता है। कई बार क्या होता है, वो अकेले जाना पड़ता है, कोई है नहीं ड्यूटी पे, अकेले जाके साफ करते हैं, तो उसमें कई बार ऐसी आपको न्यूज मिलती है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो H2S गैस जब ह्यूमन एक्सक्रीटा इन्वॉल्व होगा ना, तो H2S गैस बनती है। क्लियर है ना? हाँ बेटा, दिस इज ऑलरेडी बैन इन इंडिया बट नॉट कंप्लीटली। कुछ जगह पर अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है। हाँ ये सच है बेटा, ये सच है, रियल है ये। आप ये न्यूज बहुत दबी हुई आती है, ज्यादा बताते नहीं हो, मर जाते हैं बेटा वहां पर। उनके ऐसा नहीं बहुत सैलरी होती है, 15-20 हज़ार रुपए मंथ की, 30,000 होगी ज्यादा मान लो, या वो कॉन्ट्रैक्ट बेस किसी को होते हैं, वो तो उनकी तो 12-15 हज़ार रुपए सैलरी होती है, बताओ उसमें जान चली जाती है उनकी। ठीक है हाँ क्लियर बेटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा बेटा, ह्यूमन का वेस्ट अब क्या एक्सक्रीटा है, यहां पे समझ में आ गई भाई? ये समझ में आ रहा है, H2S याद रखना इसमें जरूर होगी। क्लियर, ये बताने का मेन पर्पस ये था। आ जाओ भाई, ये आ जाओ जरा। अब आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, बीओडी क्या होता है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज बीओडी, इसको समझो पहले। बीओडी, बीओडी की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है क्लियर, क्लियर हाँ हाँ बेटा सही है, ध्यान सुनो। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, मेरी बात समझो ध्यान से, इधर सुनना ध्यान से। आप क्या करो, इधर देखो, आपने ये 1 लीटर वेस्ट वाटर लिया हुआ है, 1 लीटर वेस्ट वाटर है, ठीक है, 1 लीटर वेस्ट वाटर है। इस 1 लीटर वेस्ट वाटर में 2 तरह के वेस्ट हैं, एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, और ये इनऑर्गेनिक वेस्ट है। पूरी बात समझना पहले। आपने क्या किया हुआ है, 1 लीटर क्या ले रखा, वेस्ट वाटर ले रखा है। 1 लीटर वेस्ट वाटर सैंपल में ले लो, उसमें 2 तरह के वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वेस्ट को कौन तोड़ता है, देखो बेटा, दिस इज ऑर्गेनिक डिसॉल्व वेस्ट। इसको तोड़ता है कौन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसको ऑक्सीडाइज करता है। बैक्टीरिया ब्रेक करने का मतलब होता है, ब्रेक करने का मतलब बैक्टीरिया इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, मतलब यूज करता है ऑक्सीडाइज करके। तो उसको वो ऑक्सीडाइज करता है, और वो क्या करता है, उसके लिए ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। समझना ध्यान से। मेरे पास वेस्ट 2 तरीके का होता है, एक ऑर्गेनिक होता है जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह, और एक इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है आपके पास किसी भी वेस्ट वाटर में। अगर मेरे पास, सुनना ध्यान से, 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, उसे बीओडी कहते हैं। व्हाट इज बीओडी, सुनना ध्यान से। बीओडी क्या है, बीओडी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल का मतलब एक तरीके से जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको खत्म करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। मैं समझ लो, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इन 1 लीटर वाटर कितनी ऑक्सीजन चाहिए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसे बीओडी कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, बीओडी। रिपीट करूंगा फिर से, बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे कौन डाइजेस्ट करेगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन खाएगा, तो कितनी ऑक्सीजन खाएगा, 1 लीटर पानी में जो वेस्ट है उसको तोड़ने के लिए उसे बीओडी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोर इज ऑर्गेनिक वेस्ट, मोर इज डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट। जितना ज्यादा डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है, मोर ऑक्सीजन रिक्वायर, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि वेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी। जितना ज्यादा वेस्ट होगा ऑर्गेनिक, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, ऑक्सीजन की डिमांड के। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्लियर, मेरी बात सुनो। पानी के अंदर 2 तरह का वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन खाएगा वो डिपेंड करेगा वेस्ट के ऊपर, जितना ज्यादा वेस्ट होगा उतनी ऑक्सीजन खाएगा। क्लियर है, बोलो जल्दी से बेटा। सही है, तो वेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना बीओडी है। क्लियर, आ रहा हूं यार, ह्यूमन जीनोम पे आ रहा हूं, इसको खत्म करके बस। ठीक है हाँ, आज उसी भी आ रहा हूं। तो बीओडी समझ में आ गया। इसका मतलब जितना ज्यादा वेस्ट होगा उतना ज्यादा बीओडी होगा। एक चीज बताओ जरा मुझे बताओ, मैं आपसे कहता हूं बीओडी एक्चुअल में डिमांड है। बीओडी क्या डिमांड है ना, बीओडी क्या डिमांड है, देखो मैं कैसे नापूंगा। इधर देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो बेटा। तुम्हारे पास ये एरेशन टैंक था, ये एरेशन टैंक था, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूं। ये एरेशन टैंक था, ठीक है क्लियर, एरेशन टैंक था। यहां से मुझे पानी भेजना था किसमें, सेटलिंग टैंक में। मुझे कैसे पता चलेगा कि अब इसके अंदर का सारा वेस्ट डिसॉल्व हो चुका, मुझे कैसे पता चलेगा? 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा? सुनना ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बीओडी एक डिमांड है। डिमांड को क्या मेजर कर सकते हो? जैसे मैं आपको कहूं कि आप बीओडी को कैसे मेजर करेंगे, मैं आपसे कहूं पहले इस चीज को रुकते हैं, मैं कहता हूं हाउ टू मेजर बीओडी। हाउ टू मेजर बीओडी, आप बीओडी कैसे मेजर कर सकते हो? देखो कैसे करोगे। ये आपके पास वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर विदाउट बैक्टीरिया, विदाउट बैक्टीरिया। इसकी डिसॉल्व ऑक्सीजन नापो। क्या नापो? इसमें कितनी डिसॉल्व ऑक्सीजन है। अभी आपने इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं डाला, आप इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन नापो, ठीक है। तो आपने कहा डिसॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू मान लो 15 आई है। अब आपने क्या किया, इसमें बैक्टीरिया डाल दिया। आपने क्या किया, इसमें बैक्टीरिया डाल दिया। समझना ध्यान से, आपने इसमें क्या किया, बैक्टीरिया ऐड कर दिया। बैक्टीरिया ऐड किया और आपने आज 6 अक्टूबर को डिसॉल्व ऑक्सीजन नापी तो वो 14 थी। 7 अक्टूबर को डिसॉल्व ऑक्सीजन नापी तो वो 12 थी। 8 को नापी तो मेरे पास मान लो या 10th को नापी, ध्यान से देखेंगे, 10 अक्टूबर को नापी तो डिसॉल्व ऑक्सीजन मान लो 7 आ गई।
ठीक है, 11th को नापी 7 आ रही है, 12th को नापी 7 आ रही है। मैं आपसे कह रहा हूं बीओडी डिमांड है, डिमांड नापी नहीं जा सकती। डिमांड कैसे कैसे बताई जा सकती है? किसी चीज को देख, मैं आपसे कहूं आपके पेट में भूख लगी है, आप बताओ कितनी लगी, आपको 4 रोटी की, मुझे कैसे भरोसा होगा? 4 रोटी खाओगे पेट भर जाएगा, भूख खत्म। ऐसे क्या होता है? बीओडी एक डिमांड है, डिमांड को आप कैसे नापते हो? डिसॉल्व ऑक्सीजन से। समझना ध्यान से, जैसे वेस्ट वाटर है उसमें भी बैक्टीरिया नहीं है तो उसका डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल 15 है, आपने बैक्टीरिया ऐड किया, डेट्स देखो कैसे ले रहा हूं मैं। 6 अक्टूबर में 14 लेवल था, 7th में 12 था, 10th में 7 था। इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 से 7 तक, इसका मतलब 8 है बीओडी। बीओडी क्या होगी? 8, क्योंकि जो डिफरेंस आया उतनी तो वेस्ट था भाई, वेस्ट की वजह से तो ऑक्सीजन कम हुई है, तो ऐसे रिलेट करेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि एरेशन टैंक से सेटलिंग टैंक में पानी कैसे भेजना है, कब भेजना है, सैंपल चेक करते रहते हैं, डेली सैंपल चेक करते हैं। जब डिसॉल्व ऑक्सीजन का कम होना रुक जाए तो उसको फिर वहां भेजने का समय आ गया, क्योंकि वेस्ट डिसॉल्व हो गया। आया समझ? क्लियर है? अंकित ठाकुर रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव पढ़ा रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं। बेटा मेरी बात समझो ध्यान से, वेस्ट कंज्यूम होगा तो ऑक्सीजन घटेगी ना। पहले ऑक्सीजन 15 थी, फिर घटती चली गई, टाइम के बाद अब घट नहीं रही है। इसका मतलब अब ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो बीओडी क्या थी? 15 - 7 8 थी। क्लियर है? हाँ, बीओडी क्या है समझो, बीओडी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब ये हो गया एरेशन टैंक में आज 5 दिन घुमाना, पानी को 10 दिन घुमाना, कैसे डिसाइड करेंगे? चेक करते रहेंगे उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? डिक्रीज होना बंद हो जाएगा। अब टाइम आ गया सेटलिंग टैंक में भेजो, क्योंकि बैक्टीरिया ने सारा वेस्ट डाइजेस्ट कर दिया। बेटा यूनिट वगैरह छोड़ दो, आप सिंपल ये समझो बायोकेमिकल ऐसा कुछ होता है, ये होती है मान लो मेरे पास उसमें अपर लीटर में म्यू ग्राम या कुछ ऐसे होते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट यूनिट बता दूंगा, पर मैं सिंपल ये समझा रहा हूं। 1 लीटर पानी में जो भी वेस्ट है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसे बीओडी कहते हैं। बीओडी एक प्रकार की डिमांड होती है। डिमांड नापने का तरीका यही होता है, उस डिमांड को पूरी करो, पूरी करने से पता चलेगी डिमांड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट जो है, वेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बीओडी। ठीक है, वेस्ट ऑक्सीडाइज होगा मतलब कंज्यूम होगा, तो बीओडी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, है ना, डिमांड कम होती जाएगी ना, और एक टाइम आएगा डिमांड 0 हो जाएगी। क्लियर है? जो पढ़ना है वो डिस्को, बाकी ब्रेक वाले खिसको यहां से ना, ये वाला मुझे स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, पढ़ लो चुपचाप, एग्जाम आ रहे हैं। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूंगा, अब सुन लो ध्यान से। बीओडी बता दी, एनसीईआरटी पढ़ना नहीं समझ आएगा फिर बताऊंगा। अब लास्ट चीज सुन लो, एक चीज एनसीईआरटी लिखते, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। हमने सोचा कि कितनी सारी रिवर गंदी हो गई है, तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान क्या था? यही था कि बहुत सारे क्या बना दो, यमुना एक्शन प्लान। ये क्या है बेटा? ये सारे क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बना दो। ये क्या है? लार्ज नंबर ऑफ एसटीपी बना दो, लार्ज नंबर ऑफ एसटीपी बिफोर रिलीज ऑफ सीवेज इनटू रिवर। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या एसटीपी से सच में बड़े सिटीज में फायदा हुआ है ना? हाँ, क्या एसटीपी से सच में फायदा हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से? सुनो, देखो कहानी कहां खराब इंडिया में, जरा कहानी सुनो पूरी। ये रिवर है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आप सही कह रहे हो, बात अभी देखना ध्यान से। सिटी ये थी पहले, ये सिटी थी जिसमें ये गर्वर थे, और ये हमारे पास ड्रेन थी। ड्रेन समझ में आता है? नाला। तो हमने क्या किया, यहां एसटीपी बनाया। तो हमने पहले क्या किया था इंडिया में, क्या किया था? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को सिटी के बाहर बनाया था हमने क्या किया? सिटी के बाहर बनाया। देखो कैसे किया हमने। ये बड़ी सी रिवर है, ये सिटी थी पहले, और उसका वो नाला था, ड्रेन थी, और हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां बनाया था। परेशानी क्या इंडिया में कि ये सिटी बड़ी हो गई, वो इतनी बड़ी हो गई कि वो एसटीपी के इस साइड भी आ गई है, सब जगह है वो सब जगह है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर पानी साफ करके यहां डाल भी रहा है तो डायरेक्ट सीवेज इसमें साफ पानी में भी जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी आप क्या करोगे, जिस भी सिटी में होगे ना, आपको पता होगा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिटी के अंदर है, पहले हमने बाहर बनाया था। सिटी इतनी बड़ी हो गई कि उसने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपने अंदर कर लिया। उससे क्या हुआ कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद जो ये सेकेंडरी इफ्लुएंट था, ये सेकेंडरी इफ्लुएंट भी जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेकेंडरी इफ्लुएंट में भी हम वेस्ट डालने लगे और रिवर में डायरेक्ट वेस्ट जाने लगा, फिर पोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए तो पोल्यूशन है। हमने प्लान बनाया कि गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान में बहुत सारे एसटीपी बनाएंगे, पर कितने बनाओगे? रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, जिस रेट से सिटीज बन रही है, बढ़ रही है, उस स्पीड के साथ आप एसटीपी नहीं बना रहे। आया समझ? ये कह रहा गाना सुना दो, पीटेगा वो। समझ आया? हाँ, किसी भी सिटी में एसटीपी, पहले एसटीपी कहां बनाया था? सिटी के बाहर बनाया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो सिटी के अंदर आ गया। क्लियर? हाँ, अब इनोकुलम क्या होता है? स्टार्टिंग मटेरियल। तो थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो मैंने लिखी लाइन, देखो मुझे थोड़ा सा ये यहां भेजना पड़ेगा एक्टिवेटेड स्लज इनोकुलम की तरीके से। बता दियो बेटा इनोकुलम। बेटा इनऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ने के लिए सीओडी चाहिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों के लिए होती है। अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि सीओडी हाई और बीओडी हाई है तो ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको छोड़ो, वहां पड़ेगा टॉपिक आएगा एनवायरमेंटल इशू में। आज एक बार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसी बातें कर लेते हैं हम लोग आपसे। आओ जल्दी से बेटा, एचजीपी पे बात करते हैं एक बार जल्दी से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी करेंगे। तुम्हारी क्लास बेटा 7:15 पे है और मैं 7 बजे से पहले छोड़ता नहीं है, तुम्हें पता है मेरी पुरानी आदत है। ऊपर से मैं 5 बजे शुरू किया करूंगा, इसका मतलब मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा। मेरा बहुत मन करता है तुम्हें पढ़ाने का और तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर? हाँ सही है यार, उसको साइलेंट करना है, पल को चिल्ला रहे बात के। ठीक है, सेकंड स्कॉलरशिप टेस्ट के मैं रिजल्ट देखता हूं, मुझे मिले थे, मैं सारे अनाउंस करना भूल गया, मैं कर देता हूं, है ना? हां, अभी आज नहीं करूंगा, कल मेरे पास अभी है नहीं सर, मतलब मिले थे कहां पे मुझे नहीं पता, मैं एक बार देख लेता हूं। चलिए आगे फटाफट से आ जाओ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। क्या क्या बताया था मैंने, मुझे बताओ आपको क्या समझ नहीं आया था। सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, आप क्यों करना चाह रहे हो ऐसा प्रोजेक्ट? ठीक है, क्यों करना चाह रहे हो, क्या था जरूरत? ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारे पास मजबूरी है ना, तुम पढ़ोगे मैसेज, और तो कोई पढ़ाएगा नहीं, तो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एप्पल को शांत कर देते हैं, दूर फेंक देते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो मैं क्या बता रहा हूं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या एग्जैक्टली, मुझे ये पता है, सुनना बहुत ध्यान से, सुनना, सारा समझ आएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है हमारे पास, हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो 2 ह्यूमन हैं उनका मेरे को डीएनए सीक्वेंस में कितनी सिमिलरिटी होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपका और मेरा जो हेक्सोकाइनेज है ना, जो एंजाइम ग्लाइकोलिसिस का है, उसकी जीन एक्जैक्टली सेम है। हमारी बहुत सारी जीन एक्जैक्टली सेम है, पर हम एक्जैक्टली सेम तो है नहीं, अंतर है हमारे अंदर, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, तो कहीं ना कहीं डीएनए में अंतर होता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम किसी ह्यूमन के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करें। सीक्वेंस का मतलब होता है कि किसी भी ह्यूमन के पूरे डीएनए को पता करें कि ATGC ऐसे करके किसके बाद कौन सा सीक्वेंस आएगा, ये पता करना चाह रहे थे। एक्चुअली क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ह्यूमंस के बीच में समानता, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस भी है। एक्जैक्टली कहां डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, कितनी सिमिलरिटी है, इसको जानने के लिए हमने एक तरीके का मतलब
मतलब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1990 में, उसका नाम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रखा। जीनोम शब्द का मतलब होता है, ह्यूमन का मतलब तो पता है आपको, जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ह्यूमन में 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर डिप्लॉइड है, तो इसका मतलब अगर आप हैप्लॉइड को लोगे तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। अगर आप हैप्लॉइड जीनोम, हैप्लॉइड डीएनए को आप सीक्वेंस कर रहे हो, जीनोम इसे कहते हैं, जीनोम इसे कहते हैं, ठीक है। 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, इसे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, 3 बिलियन बेस पेयर। क्या लिखा है, 3 बिलियन बेस पेयर। 10 की पावर 9 को 3 बिलियन कर दिया, 3.3 को 3 लिखकर 3 बिलियन बेस पेयर। मैं इसका सीक्वेंस पता लगाना चाह रहा हूं, किसी भी एक ह्यूमन का लेकर डीएनए मैंने पता लगा लिया। अब कैसे पता लगाओगे, सुनो, ये चीज समझ में आ गई। अब एनसीईआरटी कहती है कि एक मेगा प्रोजेक्ट है, एनसीईआरटी कहती है मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, मैंने 3-4 बातें बताई थी इसमें, ध्यान से सुनना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी 3 लिखा हुआ है, तुमने सारा तुमको पढ़ाया हुआ, पहले सिर्फ सुनो ध्यान से, एकदम कान जो होते हैं बेटा एकदम हाथी जैसे इधर लगाओ और आंखें चीते जैसी बोर्ड की तरफ, सुनो ध्यान से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट का मतलब होता है बड़ा प्रोजेक्ट। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की 2-3 चीजें से मालूम, बड़ा पुल बन रहा होगा, कई साल लग जाते हैं, तो इसमें भी बहुत साल लग गए। 1990 में 1990 में शुरू किया और खत्म हुआ है 2003 में। लेकिन एक क्रोमोसोम 1 है, उसके कुछ सीक्वेंस रह गए थे, उसको 2006 में पूरा किया हमने, और वैसे हम इसको 2003 तक मैक्सिमम सीक्वेंसिंग हो गई थी, तो 2003 में कंप्लीट मान लेते हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, टाइम के साथ साथ उसमें पैसे बहुत लगते हैं। मैंने कहा ये 3 बिलियन बेस पेयर है, एक बेस पेयर को पता लगाने का मतलब ए के बाद टी पता लगाने का $3 लग गया पैसा। तो इसका मतलब पैसा कितना लग गया, 9 बिलियन यूएसडी, इतना पैसा लग गया। ये भी बढ़िया होगी बात, ठीक है। तीसरा है कितने लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व रहा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद वेलकम ट्रस्ट यूके, ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो एक्टिवली इन्वॉल्व है। उसके अलावा कुछ कंट्रीज के नाम है, तो काफी सारी कंट्रीज को अपनी कैसे इन्वॉल्व, कंट्रीज क्या कर रही थी, उनकी लैब्स इन्वॉल्व थी, बड़ी बड़ी कंट्रीज की बड़ी लैब्स ने काम किया है, क्लियर, जो जेनेटिक्स पे काम करते थे उनकी लैब्स इन्वॉल्व थी। इसके अलावा अगर मैं देखूं कितना डाटा आया, मतलब डाटा कितना बना, इसका कितना डाटा है, कैसे पता लगेगा, तो मैंने क्या किया, एक पेज लिया, इस पेज पे मान लो 1000 बेस पेयर लिखता हूं, मुझे देखो जरा इस डाटा को मैं कैसे दिखा रहा हूं आपको, 1000 बेस पेयर लिखता हूं एक पेज पे, मेरे पास 1000 पेज की बुक है, और ऐसी मेरे पास 3300 बुक्स है, क्या मल्टीप्लाई करके ये नहीं आ जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि डाटा कितना ज्यादा बना, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा बना, ऐसा थोड़ी हमने डाटा पेज पे लिखा था, नहीं, डाटा तो कंप्यूटर में सेव था। अगर मैंने डाटा कंप्यूटर में सेव किया, दोबारा उसको इतने सारे डाटा को निकालने के लिए मुझे प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे। तो बायो से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो एक ब्रांच नहीं आई उस वक्त, है ना, तो आप समझ लो इतना सारा डाटा बना, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था। और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ गोल्स फिक्स करते हैं। क्या फिक्स करते हैं, गोल्स, क्या गोल रहेंगे, तो सबसे पहला गोल तो यही रहा होगा कि भाई डीएनए सीक्वेंस करो पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस करो। अब इस पूरे डीएनए में कुछ कोडिंग रीजन है, कुछ नॉन कोडिंग है। कोडिंग मतलब जीन, नॉन कोडिंग तो जीन नहीं है, तो उसमें पता लगाओ जो 25-30 जीन है उनका पता लगाओ, सही है, वो रहा होगा गोल। तीसरा ये रहा होगा कि जो डाटा आएगा सारा पता लगाओगे, उसको कहीं सेव करो, सही है, तो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाओ, वहां सेव कर लो। फिर आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ कि उस डाटा को दोबारा निकाल सको, है ना, वहां पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात आ गई। फिर आप क्या करो, जो आपने डाटा इकट्ठा किया है इसका कुछ एप्लीकेशन है क्या, क्या इससे आप कोई डिजीज को ठीक कर सकते हो या कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे ह्यूमन को बेनिफिट हो, तभी तो आप इतनी बड़ी रिसर्च को बेच पाओगे। रिसर्च सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि आप उससे प्रॉफिट ले सके। कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए सभी लोग क्यों लड़ रहे थे, पहले बनाएंगे, ऐसा नहीं, उनको ह्यूमैनिटी की चिंता थी, उनको ये पता था जो पहले बनाएगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा। आप समझो इस बात को। तो रिसर्च के बैकग्राउंड पे फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अभी भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज में होती हैं और जिनसे बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, पर वहां पर उतना पैसा अवेलेबल नहीं है, तो हमने उसकी वैक्सीन नहीं बनाई, पर हमने ऐसी डिजीज की वैक्सीन बना ली जिससे उतनी डेथ नहीं होती। और अगर मैं पेरेंट को ऑप्शन देता हूं क्या मैं लगा दूं ये वैक्सीन, पेरेंट तो हाँ ही बोलेगा, चाहे वो कितने भी पैसे की हो, लेकिन स्टिल क्या उसकी जरूरत थी। आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो किसी इसको, इसका मतलब एनसीईआरटी लिखते हैं ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी इनटू इंडस्ट्री, उसको किसमें ट्रांसफर करो, इंडस्ट्री में ट्रांसफर करो। और लास्ट में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ इश्यूज होते हैं, ELSI, इथिकल लीगल सोशल इश्यूज, ये होते हैं, ठीक है। यहां तक आपको परेशानी नहीं आई होगी, आपको मेन प्रॉब्लम मेथोडोलॉजी में थी, मेथोडोलॉजी वो मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर बेटा। ये कह रही है अचानक क्या पढ़ाने लगे, क्लास स्टार्ट करी थी, बोला था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रिवाइज करूंगा, बीच में जुड़ते हो तुम लोग, फिर भूल जाते हो। मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, मैंने बोला था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ाकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रिवाइज करूंगा। आ जाओ भाई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच है बायो की जिसमें डाटा इन्वॉल्व होता है। हाँ तुम सही हो, तुम लेट आओ और मास्टर से पूछोगे सर ये क्या पढ़ाने लगे। हाँ सही है, ये बताना तुम्हें। तो जो बच्चे बाद में जुड़े उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, क्लास में 5 के आसपास लिया करूंगा, 7 तक पढ़ाऊंगा, तो कृपया अपना धैर्य और अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखें और साथ में बने रहें, अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए कार्यरत हैं और आपका सहयोग प्रशंसनीय रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। एक हाई लिखा उसकी पढ़ाई कर दूंगा मैं। हाँ म्यूचुअल फंड से मेथोडोलॉजी, ठीक है क्लियर। हाँ चलो स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। देखो मेरी बात सुनो, मुझे क्या करना सुनो ध्यान से। आपको पता है डीएनए, ये डीएनए इतना बड़ा, ये डीएनए पूरा डीएनए मालूम इतना बड़ा। इस वाले रीजन से मेरे पास आरएनए बना हुआ है, इस वाले रीजन से मेरे पास आरएनए बना हुआ है। तो इसका मतलब ये रीजन क्या हो गया, दिस इज कोडिंग, और ये क्या हो गया, नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, नॉन कोडिंग हो गया। क्लियर है। हाँ सर ने बहुत हिंदी फेंक रखी है बेटा, चिंता ना करो, है ना। हाँ बहुत ही फेंकेंगे हिंदी, चिंता ना करो। चलो देखो सर मेथोडोलॉजी देखो, आप फोकस करो प्लीज, ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इसमें दिक्कत हुई थी। देखो मेरे पास ये डीएनए है, डीएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन, दो तरह के रीजन है, आप समझना ध्यान से। मैं दो अप्रोच यूज कर सकता हूं, जैसे कि डीएनए पूरा है, या तो मैं पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करूं, कोडिंग और नॉन कोडिंग की दो अप्रोच है, या तो पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करूं या मैं सिर्फ उस रीजन की सीक्वेंसिंग करूं जिसका आरएनए बनता है। ऑल्दो मैंने दोनों अप्रोच यूज करी थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हमें अगर पूरा डीएनए सीक्वेंस करना है तो कोडिंग भी करना, नॉन कोडिंग भी करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी कहती है कि दो अप्रोच है, एक अप्रोच है, ध्यान सुनो, अप्रोच फर्स्ट क्या है, आपकी जो पहली अप्रोच है वो अप्रोच ये है कि आप क्या करोगे, सीक्वेंस ओनली एक्सप्रेस रीजन, ओनली एक्सप्रेस रीजन। आप सिर्फ क्या करो, उस रीजन को सीक्वेंस करो, एक्सप्रेस्ड रीजन जिसका आरएनए बना हुआ है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतने और इतने रीजन का सीक्वेंस पता लगाऊं। कैसे पता लगाओगे, एक ही तरीका होता है, जो आरएनए बना है ना आपके पास, इस आरएनए को निकाल लो सेल से, उस आरएनए को सीक्वेंस कर लो, उससे आपको डीएनए के बारे में पता चल जाएगा। आपने कैसे करना सुन लो ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि सिर्फ एक्सप्रेस रीजन सीक्वेंस करो। एक्सप्रेस रीजन का मतलब जिसका आरएनए बनता है। कैसे करोगे, देखो इधर, ये आपके पास सेल है, मान लो ये आपके पास एक सेल है, इसका ये डीएनए है, इस डीएनए से मान लो ये आरएनए बने हुए, खूब सारे आरएनए हैं।
आप इस आरएनए को निकाल लो, सेल से आरएनए को आइसोलेट कर लो और इस आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक मेथड बताया था, उससे आप डीएनए बना लो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आप क्या कर लो, डीएनए बना लो। डीएनए बनाओ और इस डीएनए को सीक्वेंस कर लो। सीक्वेंस मतलब इसको पता लगा लो क्या सीक्वेंस है इसका, उससे आपको आरएनए का सीक्वेंस पता चल जाएगा और आपको उस रीजन का सीक्वेंस पता चल जाएगा जो एक्सप्रेस हुआ। समझो मैंने क्या किया, ये सेल है और इसके अंदर ये आरएनए है। हमने आरएनए को निकाल लिया सेल के बाहर और उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना लिया। हमारे पास डीएनए के सीक्वेंस बताने के मेथड एक सेंगर मेथड होता है उससे। तो एक बार मुझे डीएनए का सीक्वेंस पता चल गया, समझो ध्यान से, एक बार मुझे डीएनए का सीक्वेंस पता चल गया तो मैं उससे ये बता सकता हूं कि वो क्या काम कर रहा होगा और किस जगह होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये इस जगह प्रेजेंट है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपने ये डीएनए सीक्वेंस कर लिया, इसका रोल असाइन करना, ये क्या काम करता है और यहां पर क्या कर रहा था, कहां प्रेजेंट था, उसे सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। सीक्वेंस को एनोटेट करना। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब होता है कि आपने क्या किया, असाइन किया फंक्शन। आपने क्या किया, असाइन किया फंक्शन। क्लियर, असाइन किया फंक्शन। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? क्लियर बेटा? अरे बैक और यह पढ़ाओ, पहले रुको जा भाई। अप्रोच 1 क्या है, पहली अप्रोच क्या है, एनसीईआरटी ने लिखा है, पहली अप्रोच में आप सिर्फ एक्सप्रेस रीजन को सीक्वेंस करेंगे। एक्सप्रेस रीजन को सीक्वेंस करने के लिए उसने लिखा हुआ है ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग करके एक वर्ड लिखा हुआ है। जब आप सिर्फ एक्सप्रेस रीजन को सीक्वेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, आरएनए निकालकर उससे डीएनए बनाकर उसको सीक्वेंस करेंगे। और जब आप उसको सीक्वेंस कर रहे होंगे, सुन लो ध्यान से, जब आप उसको सीक्वेंस करेंगे तो उस एक्सप्रेस रीजन का फंक्शन बताना और वो यहां कहां है इसको बताने को कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर? मैंने क्या बताया, मैंने कहा पहला मेथड है जिसमें सिर्फ एक्सप्रेस रीजन को सीक्वेंस करके आपने सीक्वेंस किया और उसके बाद बताइए मैं ये कहां पर है, यहां है, यहां है। इसे ईएसटी मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। असाइन करना फंक्शन, किसका फंक्शन असाइन करना, इस सीक्वेंस डीएनए का। क्लियर, इसे हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन और एक्सप्रेस रीजन को कहते हैं ईएसटी। इतनी चीज खाली समझो। भूख लगाया, मुझे भी लगा, एक बच्चा लगता है भूख लगा, भूख लगा, बिल्कुल लगता रहता है बेटा भूख। तो भूख लगना एक प्रोसेस है ना। क्लियर, आपके अंदर होने वाला जैव प्रक्रम है, प्रक्रम होते हैं ना, जैव प्रक्रम हुआ है। क्लियर है, चलो आगे चले। गधों मैं भी 2 घंटे से खड़ा हूं बेटा, ऐसा नहीं ना मैं नाच नहीं रहा हूं, खड़ा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको। आ जाओ। दूसरा मेथड है होल जीनोम सीक्वेंसिंग। होल जीनोम सीक्वेंसिंग, पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस करना है। होल जीनोम सीक्वेंसिंग, पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस करना। देखो कैसे करेंगे, मुझे एक चीज बताओ, ये टोटल डीएनए है, समझना ध्यान से, समझो। हाँ बेटा, सीक्वेंस एनोटेशन क्लियर नहीं बताता हूं। देख, ये मान ले डीएनए, ये वो पीछे देख, एक बार देख, बिल्कुल मुश्किल सा टॉपिक है। ये देख, मैंने ये सीक्वेंस कर लिया, तो मैंने ये सीक्वेंस कर लिया कि ये सीक्वेंस यहां है, ये रहा। इस सीक्वेंस को इसका फंक्शन पता करना कि क्या काम कर रहा था। मतलब ये तो एक्सप्रेस करके इसने आरएनए बनाया, हमने प्रोटीन बनानी नहीं थी। ये वो डीएनए है जो यहां है एक्जेक्टली, क्योंकि हमने क्या किया, आरएनए से डीएनए बनाया, तो ये डीएनए एक्जेक्टली यहां है। तो उस डीएनए को उसकी पोजीशन असाइन करना और फंक्शन असाइन करना, उसे सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। क्लियर, सही है, क्लियर है ना? हाँ, आ जाओ बेटा, प्लीज आ जाओ। अब होल जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, है ना बेटा? मेरा भी व्रत ही आज है ना, मैंने सुबह खाया, फिर दोपहर तक का व्रत था, दोपहर में खा लिया, फिर रात तक का व्रत। आ जाओ। होल जीनोम सीक्वेंस पहले समझ लो, 2 मिनट बताऊंगा, बिल्कुल एकदम फोकस करके सुनो। देखो, या मान लो आपके सेल का टोटल डीएनए, इसको सीक्वेंस करना है, इसके सीक्वेंस बताने हैं। ठीक है, एक तरीका, इसको सीक्वेंस कैसे बताएं, मैं इस पूरे को सीक्वेंस कर दूं, पता लगा लूं किसके बाद कौन सा है। उसके लिए एक अप्रोच ये होती है जिसमें मैं क्या करता हूं, इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ लेता हूं। अगर मैं इसको छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ना चाहता हूं तो किसी पर्टिकुलर प्लेसेस पे कट करूंगा। तो किसी पर्टिकुलर प्लेसेस में कट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, आरई चाहिए। आरई क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब भी जो भी मेरे पास पैलिंड्रोम होता है उस पे काट देता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे पास एक पैलिंड्रोम होता है, उस पे काटता है। क्या करता है, पैलिंड्रोम होता है उस पे काट देता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फोकस करो बेटा, फोकस करो। ठीक है, फोकस करो बेटा, फोकस करो। ठीक है, तो देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, मेरे पास एक एंजाइम है, मेरे पास एक क्या है, ये एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है, समझ लो ध्यान से, जो इन पोजीशंस पर कट करता है। इन पोजीशन पर क्या करता है, कट करता है। आपको समझ आ रहा है, इन पोजीशंस पर कट करता है। ठीक है, अब मेरे को पूरा प्रोसेस आपको समझाना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल सी बात समझना। मैंने ये डीएनए आइसोलेट कर लिया, किसी सेल से डीएनए आइसोलेट किया, ये डीएनए आइसोलेट किया जो ये वाला है। अब सुनो ध्यान से, डीएनए आइसोलेट करके उसको मैंने कट किया आरई से, कट विद आरई। आरई का मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मेरे पास ये फ्रेगमेंट्स आ गए, मेरे पास क्या आ गए, ये फ्रेगमेंट्स आ गए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे एक चीज बताओ जरा, मेरे को एक चीज बताना, मुझे इन फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग करनी है। सीक्वेंसिंग मतलब ये पता लगाना है कि किसके बाद क्या आएगा, ये करना है मुझे। ठीक है, सीक्वेंसिंग करनी है। इसमें मेरे पास ए के बाद टी आ रहा है, जी आ रहा है, सी आ रहा है, ये सब। मैं आपसे सिंपल सा लॉजिक पूछता हूं, आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे मान लो पैलिंड्रोम कितनी कितनी दूर पे, मान लो ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, अगर मेरे पास ये 1000 बेस पेयर के बाद आता हो, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये 1000 बेस पेयर के बाद अगर पैलिंड्रोम आता हो, मान लो एक पैलिंड्रोम यहां है, दूसरा पैलिंड्रोम यहां 1000 के बाद आता हो, मुझे बता सकते हो कि इतने बड़े डीएनए में कितने पैलिंड्रोम बनेंगे? कौन बताएगा इस बात को? आपके पास टोटल इतना बड़ा डीएनए है, इसमें आपके पास मान लो 10000 बेस पेयर का गैप है दो पैलिंड्रोम के बीच में, तो अगर मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटूंगा तो कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, बता पाओगे? मैंने क्या पूछा, समझ में आया? मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास डीएनए है, इस डीएनए पर ये पैलिंड्रोम है, ऐसे इस डीएनए पर ये पैलिंड्रोम है, इनके बीच में ये 1000 बेस पेयर का गैप है, ऐसा गैप होता है मान लो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं अगर मैं यहां काट दूं तो कितने पीस बनेंगे, बता सकते हो? या कितने पैलिंड्रोम है, 4 है ना, ये मान लो 1 2 3 4 5 पीस बनेंगे, ऐसा कुछ। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास 3.3 × 10⁹ बेस पेयर का डीएनए है और अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, जो पैलिंड्रोम पे काटेगा, अगर एक पैलिंड्रोम का एक सेगमेंट का साइज 1000 बेस पेयर है, तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं, इसको मैं 1000 से डिवाइड करूं, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास क्या आएगा बेटा, 10⁶ फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। आप समझ रहे हो, इतने सारे फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे ऐसे। अब पूरा प्रोसेस आप कर रहे हो अलग-अलग लैब में, एक-एक फ्रेगमेंट को आप सीक्वेंस कर रहे हो, तो कोई फ्रेगमेंट गायब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्यों ना इसकी कॉपी बना ली जाए। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं डीएनए को कट करता हूं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, मेरे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट बनते हैं, इनमें से कोई फ्रेगमेंट गायब भी हो सकता है, मिस हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों ना इनकी कॉपीज बना ली जाए। तो कॉपीज बनाने के लिए मैं क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करूंगा। मैं ऐसे कॉपी नहीं बनाऊंगा, मैं क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करूंगा और मैं ऐसा क्लोनिंग वेक्टर यूज करूंगा जो थोड़े बड़े फ्रेगमेंट की कॉपी बनाता हो। मान लो 10000 बेस पेयर के फ्रेगमेंट्स की कॉपी बना सकता हूं, वो और अच्छा रहेगा क्योंकि फ्रेगमेंट कम हो जाएंगे। तो बड़े साइज के फ्रेगमेंट्स की कॉपी बनाने के लिए मुझे जो क्लोनिंग वेक्टर चाहिए उनका नाम बैक और यैक होता है।
है, आपने बेटा ये पढ़ा था कि जो प्लाज्मिड होता है वो छोटे साइज के मतलब डीएनए की कॉपी बनाता है, उसके बाद आता है कॉस्मिड, उसके बाद क्या आता है कॉस्मिड आता है, आपको समझ आ रहा है, लैम्डा फाज आता है फिर कॉस्मिड आता है। जब बड़े साइज के फ्रेगमेंट की आपको कॉपी बनानी हो, जैसे मैंने यहां तो 1000 लिखा है, मान लो इसको 10000 कर दूं तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, तो 10000 का मतलब या मान लो इसको मैं 1 लाख कर दूं तो 10 की पावर 4 हो जाएगा फ्रेगमेंट्स। तो इतने बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स की कॉपी बनाने के लिए मेरे पास स्पेशल क्लोनिंग वेक्टर चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर का नाम क्या है, बैक और यैक, फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और दूसरा नाम है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अरे सही है, बोलो बेटा पीसीआर छोटे फ्रेगमेंट के मैं तेरे से सवाल पूछता हूं, मैं पीसीआर कब यूज करता हूं, जब डीएनए का मुझे प्राइमर पता हो, मतलब मैं इस डीएनए की कॉपी तभी बना सकता हूं, पीसीआर में पीसीआर बहुत फास्ट होता है, लेकिन पीसीआर के साथ दिक्कत है मुझे प्राइमर बाहर से डालना पड़ता है। मैं बाहर से प्राइमर तभी डाल सकता हूं जब मुझे डीएनए का सीक्वेंस पता हो, क्योंकि प्राइमर मुझे आर्टिफिशियली बनाना पड़ेगा। आपको समझ आ रही है बात? तो मुझे क्या करना है, क्लोनिंग वेक्टर यूज करने पड़ेंगे। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड में हम कॉस साइड जोड़ देते हैं, कॉस्मिड बन जाता है। लैम्डा फाज एक क्लोनिंग वेक्टर होता है। क्लोनिंग वेक्टर तुम्हारी एनसीईआरटी में 2 लिखे हैं, प्लाज्मिड लिखा है और क्या लिखा है बेटा, प्लाज्मिड लिखा है और एक लिखा है बैक्टीरिया वायरस का डीएनए, किसी को भी क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं। और मैंने क्या किया है, बैक और यैक मतलब बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को और ईस्ट के क्रोमोसोम को एज क्लोनिंग वेक्टर यूज कर रहे हैं। उसका फायदा क्या है, बड़े साइज के डीएनए की कॉपी बना सकता है। नुकसान क्या है, कॉपी नंबर को लो होगा, मतलब ज्यादा कॉपीज नहीं बनेगी, कॉपी नंबर लो होगा पर बड़े साइज के डीएनए की कॉपी बना सकते हो। बेटा ऑफ तो ठीक है, तुम्हारी क्लास तो नहीं है केमिस्ट्री की, कहां जाओगे, कोई है पूछने वाला, टाइम ओवर तो ठीक है, कोई क्लास है तुम्हारी? बेटा बड़े साइज के डीएनए की कॉपी बनाते हैं बैक और यैक से, है ना? हाँ, जब क्लास है ही नहीं तो तुम करोगे क्या, एक आध 2 मिनट में ही पढ़ा लेता हूं, है ना? जब नहीं है क्लास तो पढ़ लो ना, क्या हो गया है? पेरेंट्स तुम्हारे अगर देख रहे होंगे तो उनको रिक्वेस्ट है ना, इस बच्चों को कंटाप मारो, एक पढ़ने का मना करवाइए, है ना? हाँ, मास्टर पढ़ा रहे, इनको टेंशन नहीं है। नहीं बच्चे ने लिखा क्लास टेंशन होगी केमिस्ट्री की, इसलिए बोला मैंने, मेरे को नहीं पता भाई वो लिखा उसने, इसलिए मुझे नहीं पता है कि नहीं। यहां तक समझ आ गया भाई? बैक और यैक से कॉपी बना ली। अब कॉपी बनाने के बाद मेरे पास क्या एक साइंटिस्ट था सेंगर, सेंगर ने एक मशीन बना रखी थी जो डीएनए को अपने आप सीक्वेंस कर देती है, उसे कहते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने ये 10 की पावर 4 फ्रेगमेंट्स हैं, इन सभी की कॉपी बना ली और हर एक फ्रेगमेंट को सेंगर मेथड के थ्रू सीक्वेंसिंग कर लिया। मतलब सेंगर ने एक मेथड बनाया, उसमें उसने क्या किया, एक मशीन थी उसमें आप डीएनए का फ्रेगमेंट डालो वो सीक्वेंस बता देती थी, तो उसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस। ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग की एक मशीन बनाई थी, तो वो फ्रेगमेंट्स के सीक्वेंस बता देगा। मतलब क्या हुआ, आपने देखो क्या काम किया, आपने क्या किया, आपके पास ये डीएनए था, अब देखो आपके पास ये डीएनए था, नहीं ये नहीं था, ये था आपके पास, 2 मिनट दो मुझे, आपके पास ये डीएनए था, ये डीएनए था, आपने इसको कट कर लिया छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, आपने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ऐसे कट कर लिया, ये फ्रेगमेंट्स बना दिए। अब इन फ्रेगमेंट्स ध्यान से देखना बेटा, ये फ्रेगमेंट्स बना दिया आपने, ये आपके पास डीएनए था, तो डीएनए के आपने फ्रेगमेंट्स बना दिए। अब ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं हमारे पास, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने हैं हमारे पास, समझ नहीं से, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने हैं हमारे पास, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने हैं, ये बन गए फ्रेगमेंट्स डीएनए के, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने हैं, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को मैंने कॉपी बना ली। कॉपी किससे बनाई है भाई, बैक और यैक यूज करके, बैक और यैक यूज करके इनकी कॉपी भी बना ली। चलो ये भी हो गया, ये कॉपी बना ली इनकी। अब मैं इनको सीक्वेंस कर सकता हूं, क्लोनिंग कर दी ना इनकी, क्लोनिंग कर दी, मैंने आर ही डाला था यहां पर। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मेरे पास डीएनए के, मान लो ये डीएनए है ऐसे, इस पे एक सीक्वेंस लिखता हूं ऐसे, मान लो ऐसे सीक्वेंस है, मैंने क्या किया, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके मान लो ऐसा कर लिया, देखो एक ये बन गया, मैंने ये सीक्वेंस कर लिया। मैं कहना चाह रहा हूं आपको, मैंने ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस कर, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, जैसे पैलिंड्रोम पे आपने ऐसे काटा, तो ये जो सेगमेंट बने थे ना, इसको सेंगर मेथड से आपने, ये जो फ्रेगमेंट बने थे ये वाले, इस पर आपने सेंगर मेथड यूज किया, सेंगर मेथड ने कॉपी भी बता दिया। सेंगर मेथड ने क्या किया, ये सीक्वेंस बता दिए, इस पीस का ये सीक्वेंस है, इसका ये, इसका ये। प्रॉब्लम ये है कि किसके बाद कौन आएगा ये नहीं पता। सेंगर मेथड तो सिर्फ क्या कर रहा है, डीएनए के पीस का सीक्वेंस कर रहा है, पर वो ये नहीं बता रहा कि किसके बाद कौन आएगा, ये बता ही नहीं रहा वो। क्लियर है? हाँ बेटा ऑफ कर रहा हूं, रो मत ऑफ कर रहा हूं, 1 मिनट ले लो, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सेंगर मेथड इसका सीक्वेंस बताएगा, लेकिन ये नहीं बता रहा कि किसके बाद कौन सा फ्रेगमेंट आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल डीएनए होता है इसको 2-3 अलग अलग एंजाइम से काटते हैं, उससे अलग अलग टाइप के फ्रेगमेंट बनते हैं, उनको ओवरलैप करके पता करते हैं। उसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, छोड़ दो, थोड़ा सा बचा के डिस्कस करेंगे। क्लियर? पता नहीं कुछ बच्चे रोते रहते हैं। हाँ अलग अलग आर यूज करेंगे, मेरी बात सुनो क्या किया मैंने, एक बार बता देता हूं यार, ऐसे थोड़ा सा रहम करो टीचर के ऊपर भी, तुम्हारे गिड़गिड़ाता रहता है, पढ़ लो है ना, क्या खराब बात है। एक तो तुम पढ़ते नहीं हो, मेरी बात सुनते नहीं हो, ऊपर से रोते हो कि सर आपने ये दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो खाओगे चीजों का। 1 मिनट सुन नहीं सकते हैं, बताओ कितनी खराब बात है तुम्हारे साथ। अब देखो एक दो, इसको आप 2 अलग अलग एंजाइम से काटो, एक एंजाइम ये पीस बनाएगा ए बी सी डी, उसको सीक्वेंस कर लिया हमने, ई एफ जी एच आई जे, एक बना रहा है के एल एम एन, फिर ओ ऐसे बना रहा है, दूसरा एंजाइम बना रहा है ऐसे वाले पीस ए बी सी, फिर डी ई एफ, फिर जी एच आई जे के, फिर एल एम एन ओ, ऐसे पीसेस बना। मेरा पॉइंट ये है कि सेम डीएनए को 2 अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब आप काटते हो ना, तो वो अलग अलग जगह काटता है, तो उस पीस को अलग सीक्वेंस कर लो, इसको अलग सीक्वेंस कर लो, और फिर कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से ओवरलैप करके देखो किसके बाद कौन आएगा। मेरी बात समझो, सेम डीएनए को 2 अलग अलग उससे, हाँ क्लियर, 2 अलग अलग डीएनए, सेम डीएनए को 2 अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो तो वो अलग अलग जगह काटेगा। एक ने डी के बाद काटा, दूसरे ने सी के बाद काटा, तो आपके पास 2 अलग अलग डीएनए होंगे एक्जेक्टली सेम, उनको अलग अलग एंजाइम से काटो, अलग अलग एंजाइम से काटो, और अलग अलग एंजाइम से काटने के बाद अलग अलग फ्रेगमेंट आएंगे, उनका डाटा सेव करते चलो, फिर कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाओ जो इनको ओवरलैप करके बताएगा। वो कंप्यूटर कहेगा देख भाई सी के बाद डी है, इसका मतलब ए बी सी, ये वाले दोनों फ्रेगमेंट लगातार आएंगे, ऐसे करके चलेगा। ठीक है? क्लियर? ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं बेटा, 1 मिनट में पैर दुख गया, सुन लो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, मुझे सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को, मतलब कोडिंग वाले को सीक्वेंस करना है। दूसरा है पूरे जीनोम को करना है। पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है, डीएनए की क्लोनिंग करनी है, और फिर सेंगर मेथड यूज करना है। लेकिन मैं सेम डीएनए को 2 अलग अलग एंजाइम से काटूंगा, तो मेरे पास अलग अलग ऐसे सीक्वेंस आएंगे, जब उनको कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में डाल के ओवरलैप करूंगा तो एक्जेक्टली पता चल जाएगा क्या सीक्वेंस है। ये लिखा है एनसीईआरटी ने। क्लियर है? हाँ क्लियर।
हाँ ठीक है, बस इतना ही बता रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में बोलना, मैं फिर से रिवाइज करूंगा जो कल है आपकी, पर मैं कल वाली क्लास में पहले माइक्रोब्स का चैप्टर फिनिश करूंगा, उसके बाद कराऊंगा। एक्स्ट्रा क्लास जो कल हमारी होने वाली है उसमें बेटा मैं क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस रिवाइज करूंगा। मैं स्लाइड पे सारा लिख कराऊंगा इंपॉर्टेंट तरीके से पूरा, उसको जल्दी जल्दी आपको मेन पॉइंट्स रिवाइज कराऊंगा, मेन मतलब सारे पॉइंट्स रिवाइज कराऊंगा। अपनी क्लास रोटेट करनी दोनों, ठीक है, बिल्कुल मैं परेशान हूं, सारा कराऊंगा। पर अगर मक्कारी करोगे नहीं पढ़ोगे तो कुछ खास हेल्प नहीं कर पाऊंगा। एक बार पढ़ लो इसको, फिर एक बार उसकी वो भी चेक करूंगा जो आपको डिस्कस करेंगे, जो इसकी फाइंडिंग्स आई थी। उसमें एक टॉपिक है एसएनपी, एसएनपी मेरे को आपको बताना है दोबारा। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। ठीक है भाई, बेटा ट्राई करो, मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है आपका पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट कैसे आएंगे, है ना। और हमारे लिए खाना जो कहते हैं ना रिजल्ट, एक्चुअल में फूड रिजल्ट है, रिजल्ट नहीं आएगा आपको तो कैसे करेंगे, ठीक है। फिर चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।